एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें उसकी फैमिली की फोटो दिखाई जाती है, जहां पर सेंटर में मोमो है, राइट में उसकी मॉम और लेफ्ट में उसके डैड। जहां पर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वहां पर थोड़ी सी ब्लेड दिखाई जाती है और वह वहां पर एक कमरे में बंद होकर रोने में लगी हुई थी और पता चलता है कि उसके पैर में भी चोट लगी है और वह चोट काफी ज्यादा भयानक हो रही होती है, जिससे कि उसके पैरों पर काफी ज्यादा निशान पड़ जाते हैं। तभी अचानक से उसके कमरे का जो खिड़की होती है वो खुलती है और वहां से कोई चिल्लाने लगता है कि आखिरकार तुमने अपने आप को इस कमरे में बंद करके रखा हुआ है, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे चुप कर बैठ सकती हो। तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं हमारी मोमो का डैडी होता है और चिल्लाते हुए वो अपनी मोमो पर कहने में लगा हुआ था कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम जैसा यूजलेस बंदा, आई मीन यूजलेस बच्ची पैदा की भी कैसे हो सकती है और अब तुम मेरे पास जल्दी से। और वो मोमो की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है, जिसको देखकर मोमो डर जाती है और वहीं पर चिल्ला पड़ती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी अचानक से उसके डैड का कोई गला पकड़ लेता है और इतना ही नहीं बल्कि मैं उसे दो भी पछाड़ भी देने लगता है और एक ही बार में उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है और वह बंदा इसके मारे कुछ भी नहीं कर पाता। तभी जिस बंदे ने मोमो के डैड को बाहर फेंका होता है उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा और इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी तुम्हें इस दुनिया में समझता नहीं है। और मैं ये अभी तक नहीं बताया गया है कि आखिरकार ये बंदा है कौन जिसने उसकी जान बचाई थी। जहाँ पर वो कहता है यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ रही। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर उस बीमारी वाले बंदे को पकड़ लिया जाता है सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। वो चिल्लाते कहने लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ और मैं यहाँ पर कैद नहीं होना चाहता। तभी डॉक्टर उस बंदे को सिक्योरिटी गार्ड से पकड़ने के लिए कहने लगता है और कहने लगता है कि मैं अभी इसे बेहोश वाला इंजेक्शन दे देता हूँ। वो बंदा कहने लगता है कि तुम सभी के सभी डीमंस हो, मैं तुम्हें यहीं के यहीं मार दूंगा तुम सभी को। लेकिन उसे इंजेक्शन दे दिया जाता है जिससे कि वो बेहोश होने लगता है और कुछ ही पल बाद उसका इस इफेक्ट होने के कारण वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। तभी वो लड़की मोमो से पूछने लगती है, क्या तुम ठीक हो? क्या इस बंदे ने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो नहीं है? यहाँ पर वो बंदा अभी भी कहने में लगा होता है कि प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ और मोमो इसको देखते हुए कहने लगती है, क्या ये बंदा वाकई में पेन में है, आई मीन दर्द में है? तभी उसकी साथी से समझाती है और डॉक्टर अपने उस पागलपंथी से वाले बंदे से कह रहा होता है कि तुम्हें आराम से इसे लेके जाना होगा। दूसरी लड़की उस बंदे को इतनी देर पागलों की तरह हरकतें देखते हुए इससे कहने लगती है कि ये कितना ज्यादा साइको है, कितना ज्यादा स्टूपिड है। और मोमो कुछ भी नहीं कहती इसकी आवाज सुनने के बाद। और जब उस पागल बंदे को यहाँ से ले जा रहा होता है वहीं सामने हमारी वैन मिंगलियान भी खड़ी होती है। वो मिंगलियान आई मीन बिग सिस्टर, वो जो कि आने के बाद उससे कह रही होती है, क्या तुमने सारा का सारा काम खत्म कर दिया? तभी डॉक्टर उससे घबराते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम अभी जो आपके साथ हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। और तभी बिग सिस्टर उसे इग्नोर कर जाने लगती है आगे। जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी की सभी लड़कियों से, और वो हमारे हमसे कहने लगते हैं कि हमें चलना चाहिए यहाँ से। तभी सेकंड सिस्टर बिग सिस्टर से पूछने लगती है, क्या तुम्हारा जितना भी प्रोसेस था वो सारा का सारा खत्म कर लिया? वो उससे कहने लगती है कि कितनी ज्यादा परेशानी वाली आती है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस हॉस्पिटल में फ्यूचर में नहीं आने वाले। और मोमो के पास जाकर उससे पूछने लगती है कि तुम ठीक हो? और मोमो उदास होते उससे कहने लगती है कि जी हाँ मैं ठीक हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिग सिस्टर, लेकिन मैं बिल्कुल भी मरी नहीं हूँ, बिल्कुल सुरक्षित हूँ। और जिस तरीके से वो कह रही होती है तो देखकर वह सभी शौक हो जाते हैं, क्योंकि जिस वो एक्सप्रेशन ये बना रही है उसे तो चाहती है कि ये मर जाती। तभी हमारा एमसी जोर जोर से हंसना चालू कर देता है और उससे क्या लगता है कि मोमो तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार जोक मारती हो। और उसके आंसू भी निकल पड़ते हैं हंसी के मारे और सभी की सभी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं हंसती इससे ऐसे मजाक पर। और यहाँ पर हमारे एमसी की हंसी तो कंट्रोल भी ना हो रही होती, लेकिन इतना सारा हंसने के बाद भी कोई भी लड़की एक भी रिएक्शन नहीं देती और वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर बेचारा साइन भी नहीं करवा पाता और सेकंड सिस्टर उसे घूरना चालू कर देती है। तभी बिग सिस्टर हमारे एमसी से पूछने लगती है कि मैंने अभी भी डॉक्टर से यह बात सुनी थी, तुम्हारे कारण जो मोमो है उसकी जान बच गई और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी फिफ्थ सिस्टर है उसे चोट नहीं लगी इस बार। तभी सेकंड सिस्टर भी यही कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम्हें वाकई में कुंग फू भी आता है। आखिरकार तुमने ये सब कब सीखा? तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो। और हमारा एमसी इस मौके का भी फायदा नहीं छोड़ता और फायदा उठाने के लिए उससे कहने लगता है कि ये तो मेरा डेली का वर्क है और कुछ भी नहीं। और अपने बचपन की डींगे आंकने लगता है और कहने लगता है कि मैंने सर्वाइव करने के लिए इस दुनिया में स्टंट डबल का काम किया है और मैंने कुछ मार्शल आर्ट्स भी सीखी थी और कुछ साइको ही पंच नहीं बल्कि मैंने कई सारे ऐसे बेवकूफ हॉस्पिटल में पागल लोग भर्ती होते हैं ना, उनसे भी काफी निपटा हूं मैं। और उस समय पर सिचुएशन वाकई में बहुत ज्यादा अर्जेंट थी। अगर मैंने उस समय पर अटैक नहीं किया होता तो जो हमारी क्यूट से दिखने वाली मोमो है शायद उसका सर अब तक धड़ से अलग कर दिया जा चुका होता। और लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरा धन्यवाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना चाहिए इसके लिए। लेकिन मुझे पता है अगर तुम वाकई में ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। और अपने पांट्स में हाथ डाल देता है और हाथ डालकर वही कॉन्ट्रैक्ट निकालकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस है तुम्हें इस पेपर पर साइन कर देना है और फिर उसके बाद हम लोग फैमिली बन जाएंगे और मैं तुम्हारे सभी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा और तुम्हारी सुरक्षा के लिए भी गारंटी देता हूँ। लेकिन ये बात सुनने के बाद बिग से डायरेक्टली उसके मुंह पर मना कर देती है कि ये इम्पॉसिबल है और सारी की सारी एक्टिंग हमारे एमसी की वहीं धरी रह जाती है और बेचारा वाकई में बहुत ज्यादा उदास होता है ये बात जानकर। तभी सेकंड सिस्ट हमारे एमसी के पास आती है, उससे क्या लगती है कि तुम्हें इतना ज्यादा डिस्करेज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं लिटिल ब्रदर, यहाँ पर फ्यूचर में और भी ज्यादा कई सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तभी उसे कोई बुलाता है जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाते दोनों और जहाँ पर मोमो उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए उस पेपर पर साइन कर देती हूँ। ये देखकर वो दोनों की दोनों लड़कियां काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और खासकर वो तीसरी वाली लड़की
और ये बात सुनकर हमारे एमसी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो खुशी के मारे उसका फिर से एक्टिंग मोड ऑन हो जाता है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि जहाँ तो मोमो हमारे एमसी की फिरकी ले रही है, फिरकी भाई वो मुस्कुराकर उससे कह लगती मैं तो मजाक कर रही थी। और जितने भी हमारे एमसी के इमोशन खड़े हुए थे वो सारे के सारे वहीं पर लेट गए और बेचारे का पागल बन गया पागल। पहले मोमो पे सब लोग ये हंसने में लगा था, अब सब लोग इस पर हंसने में लगे हुए हैं और कहने लगता है कि मोमो तुम भी जानते हो कि आखिरकार मजाक किससे कैसे किया जाता है। जुनमो को तुम्हारा मजाक वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आया। और ये सारी की सारी जब सिचुएशन हो रही है तभी हमें बाहर वही बंदे को खड़े होते हुए दिखाया जाता है जिसने मोमो की जान बचाई थी। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि आखिरकार ये बंदा है कौन। और वो कह रहा होता है कि मोमो तुम काफी ज्यादा बदल चुकी हो, शायद ये बात तुम्हें पता नहीं होगी, लेकिन सारे के सारे बंदे तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझते। तभी मुझसे कह रही होती है कि जो ओनली पर्सन है जो कि इस दुनिया में मुझे बचा सकता है वो तुम हो और तुम्हें बचाने वाला बंदा अकेला मैं हूँ। और तभी सभी के सभी लोग किसी तरीके से घर पहुंच जाते हैं। हमारे एमसी की तो हालत वैसे ही खराब हो रखी होती है और जैसे ही मोमो हमारे घर पर आती है तो बाकी जितनी भी लड़कियां होती हैं और जो रीतान होती है वो सभी की सभी लिए हमारे मोमो के लिए बर्थडे पार्टी भी इनवाइट करते हैं। भाई जब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि सुरक्षित वो घर पर लौट कर आ चुकी है और काफी इंजॉय कर रहे होते हैं, ये देखकर एमटी सरप्राइज हो जाता है। और तभी वो लड़की मोमो को खींचती है और उससे कहने लगती है कि आज हमारे लिए वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा दिन है, अगर हम इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा। और सभी के सभी लोग मोमो को अंदर ले जाने लगते हैं। ये देखकर हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब समझ में आया कि आखिरकार जो रीतियान और जो फोर्थ सिस्टर है वह दोनों के दोनों हॉस्पिटल में क्यों नहीं गई। अब समझ में आया, ये लोग घर पर जाकर मोमो के लिए पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहे थे। तभी रीतिया ने केक निकालता है और उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है सिस्टर वैन से कि आज मोमो का बर्थडे है, तो आज मिलकर हम लोग बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन मोमो डायरेक्टली उसे मना कर देती है और जब वो उस तरीके से मना करती है तो वो काफी दोनों को दोनों शौक हो जाते हैं। जहाँ पर मोमो उससे कहती है कि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ तो मैं अपने रूम में जाकर आराम करना पसंद करूंगी। ये देखकर मोमो को रोकने की कोशिश करता है एमसी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तभी पीछे से सेकंड सिस्टर आकर मोमो को रोक लेती, आई मीन उसको रोक लेती है एमसी को और उससे कहने लगती है कि मोमो काफी ज्यादा थक चुकी है तो उसे जाने दो उसके कमरे में आराम करने के लिए सबसे पहले तो। और वो देखता है कि इस वक्त मोमो काफी तो उदास है, गुस्से में दरवाजे को बंद कर अंदर चली जाती है। तभी हमारी सेकंड सिस्टर लिटिल वैन पर चिल्लाती है और चिल्लाते उससे कहने लगते कि आखिरकार मुझे तुम्हें इस बारे में कितना ज्यादा बताना पड़ेगा कि कभी भी मोमो के सामने बर्थडे के बारे में कभी भी मत बोलना। ये बात तुम्हें समझ नहीं आई कि अभी तक। तभी सिस्टर वैन उससे कहने लगती है कि मुझे लगा था कि इस बार सारी की सारी चीजें बदल चुकी होंगी, तो शायद लगता है मुझे लगा था कि जो मोमो है वो अभी तक पुरानी यादों को भूल चुकी होगी और नई मेमोरीज बनाने के लिए रेडी होगी, तो मैंने वही सोचा था और कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद जो सेकंड सिस्टर है वो उससे कहने लगती है कि तुम तो कुछ ज्यादा सोचने में लगी हुई हो, तुम इस तरीके से एक्टिंग करना बंद करो। लेकिन अब जबकि तुम वाकई में मोमो की हेल्प करना चाहती थी तो मैं इस मैटर को यहीं पर छोड़ देती हूँ और हम इस केक को बर्बाद नहीं करेंगे, तो सभी के सभी लोग खा लेंगे। और हमारा एमसी तभी अंदर जाने लगता है। सेकंड सिस्टर उससे कहने लगती है कि मोमो की मदद करो इस केक को काटने के लिए। जब एमसी अंदर जा रहा होता है तो सेकंड सिस्टर उसे रोकती है और उससे बुलाती है अपने पास, लेकिन पता चलता है कि सेकंड सिस्टर हमारा जो एमसी है वो इस वक्त भी मोमो के पास जा रहा है। ये देखकर सेकंड सिस्टर समझ जाती है कि आखिरकार वो जानना चाहता है हमारा एमसी कि क्यों आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये इतनी ज्यादा उदास है। और यहीं पर कोई हमारी मोमो से कहने में लगा हुआ था कि सभी के सभी लोग इस दुनिया में अकेले हैं और इस बारे में कभी मत सोचना कि वो तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और मोमो से रोकने की कोशिश करती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर इस तरीके की बकवास करना बंद करो। हमें पता चलता है कि ये बंदा बिल्कुल वही बंदा है जिसने मोमो की जान बचाई थी उस वक्त। आई डोंट नो किस तरीके से ये बंदा अंदर आया था, लेकिन तभी उसके दरवाजे कोई नॉक नॉक करने लगता है और वो देखकर सरप्राइज हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि में हमारा एमसी ही है। और वो मोमो से पूछने लगती है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हमारा एमसी मोमो को एक बार फिर से हंसाने के लिए उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि हे क्यूट मोमो, क्या तुम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज भूल तो नहीं रही। तभी मोमो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार किस बारे में बात कर रहे हो। तभी हमारा एमसी उस गेम को निकालता है जो कि मोमो ने अपने दम पर जीता था और उससे कहने लगता है कि ये ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है जो कि उसका प्रोडक्शन होना बंद हो चुका था काफी ज्यादा समय पहले, और ये कुछ और नहीं बल्कि मैं सुपर मारियो नेक्स्ट डोर है और यह वह चीज है जो कि तुमने जीती थी। तो चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं इस गेम को पूरा का पूरा क्लियर करना होगा। और इस गेम को लेकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है मोमो और तुम्हें चिल्लाकर मेरा धन्यवाद कहने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन मोमो की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता तो एमसी थोड़ा सोचने लगता है और वो क्या लगता है कि तुम्हें मेरा धन्यवाद कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मोमो भी उसके मुंह पर कह देती है यार ठीक है नहीं कहूंगी धन्यवाद। ये सुनकर एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा। तभी मोमो हमारे एमसी से पूछने लगती है क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी वो ठीक है। तभी एमसी कहने लगता है कि ये बस एक माइनर इंजरी है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो क्यूट मोमो है उसका जिंदा रहना और सुरक्षित रहना काफी ज्यादा जरूरी है और मेरा मिशन अब कंप्लीट हो चुका है और मैंने बिना चोट लगे हुए मोमो घर पहुंचा दिया। तभी मोमो हमारे एमसी की चिंता दिखाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें मरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मरना नहीं। ये सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो, तुम इस तरीके की मजाक करना बंद करो। अच्छा ठीक है बहुत हो गया, अगर तुम्हें मेरी कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या होता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा और उसके बाद ही हमारा जो फ्यूचर है वो बेस्ट रहेगा। ये बात सुनने के बाद मोमो उससे पूछ लगते कि आखिरकार तुम अचानक से ये बकवास क्यों करने लगे। तभी हमारा एमसी पागल की पंक्ति फिर देने लगता है और कहने लगता है कि ऑफकोर्स सी बात है कि मैं अपनी लिटिल मी और इस हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ, वह सभी के सभी लोग मेरे हो जाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि
ये बात सुनकर मोमो सरप्राइज होती है और एक बार फिर से हमारे एमसी का एक्टिंग मोड ऑन होता है, जो कि कहने लगता है कि तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें भी तुम्हारी जान बचाने के लिए, तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे आगे जरूर आऊंगा और फाइट करूंगा। और आखिरकार तुम किस चीज को खोने से डर रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार वो तुम्हारी फैमिली हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हो या फिर तुम्हारे लवर, तुम किसी को भी खोने से मत डरो। तभी मोमो हमारे एमसी को बुलाती है और वो हमारे एमसी से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम उस लिटिल मेमी को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हो? क्या इसलिए क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, या फिर इसलिए क्योंकि वो काफी ज्यादा स्वीट बोलती है? तुम्हें क्या ये बात पता भी है कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं करती? ये बात सुनकर एमसी काफी शॉक हो जाता है और उसे बताने लगता है, मैं लिटिल मेमी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि, और उसकी बचपन की यादें बताई जाती है, किस तरीके से वो एक साथ बैठकर हैमबर्गर खाया करते थे। और बताता है क्योंकि जो लिटिल मेमी है वो भी बच्चे में बिल्कुल मेरे ही तरह हुआ करती थी और हम दोनों को ही एक साथ मिलकर हैमबर्गर खाना बहुत ज्यादा पसंद था। और इसी तरीके से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और मन में सोचते हुए कह रहा होता है, ग्रैंडपा मुझे जिंदगी के काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से गुजरना पड़ा इस कुकिंग फेस्टिवल पर, और मैंने अपने एनिमीज के करिश्मा को जीत लिया है, वो भी अपने करिश्मा से एनिमीज को जीत लिया, उसके दिल को जीत लिया है। और यहाँ पर उसने फिफ्थ सिस्टर यानी कि मोमो के बारे में भी पता लगा लिया कि आखिरकार उसकी क्या फीचर्स है, पर्सनैलिटी है, प्रेफरेंस है और ऑक्यूपेशन है। और गुस्से में कहने लगता है कि इनसे निपटना इतना ज्यादा आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था, उससे ज्यादा। तभी कोई इसके दरवाजे पर आकर नॉक नॉक करने लगता है और सेकंड सिस्टर आकर बुलाने लगती है हमारे एमसी को। ये देखकर एमसी काफी सरप्राइज होता है और घबराते हुए खड़े होते हैं, उससे पूछ लगता है क्या हुआ। तभी सेकंड सिस्टर एमसी से बताने लगती है कि आज तुम्हें ड्राइव करने की जरूरत है क्योंकि जो रितियान है उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी कल। और हमारा एमसी तुरंत मान जाता है। तभी वो उन तीनों की दोनों लड़कियों को उसकी जगह पर, कुछ लोगों को स्कूल तो कुछ लोगों को उनके काम पर छोड़ने के लिए जा रहा है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मैं इन सभी को तो ऑलमोस्ट जानता ही हूँ, अकेली इस यूनिभाव को छोड़कर जो कि अलग ही रोल में चलती है। मैं इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना इसके बारे में ना इसके बैकग्राउंड के बारे में। तभी हमें किसी बंदे को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर स्पेशल न्यूज लिखी होती है कि जो यून होंग है, यून जो होंग है, उसकी जो बुक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनझोंग बुक ऑर्गेनाइजेशन और जानफेंग ग्रुप ने ये अनाउंस कर दिया कि वो दोनों को दोनों शादी करेंगे, वो भी अरेंज मैरिज। और जो बंदा इस पेपर को पढ़ता होता है तो वो काफी तो गुस्से में कह रहा होता है कि आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई, दोनों को दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तभी उसका साथी कहने लगता है कि बॉस हमें क्या करना चाहिए। तभी उसका बॉस अपनी सिगार निकलकर बुझा देता है और सोचने लगता है, और तभी अपनी सबॉर्डिनेट के हाथों में वो सिगार को बुझाते हुए उससे कह रहा होता है कि आखिरकार हम लोग इन दोनों को डोमिनेट कैसे करें। और उसके सबॉर्डिनेट की हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, लेकिन वो बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आता और कहने लगता है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा उन दोनों को स्टॉप करने रोकने के लिए। तभी उसका चले अपने बॉस को बुलाता है, उससे कहने लगता है कि बॉस मैंने उनके लिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है ऑलरेडी। अगर मेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है तो यहाँ पर जो वुमेन है जिसकी अरेंज मैरिज होने वाली है जिस बंदे के पास, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ग्रैंड डॉटर है यूनझोंग बुक ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका नाम यून बाओ बाओ है। तभी हमें एक पार्टी हॉल का सीन दिखाया जाता है, उसे क्लब हाउस भी कह सकते हो, जहाँ पर हमारी लिटिल मेमी का तो पता नहीं पर एमसी की लिटिल मेमी और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा उससे कह रहा होता है कि लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा प्रिटी है, आखिरकार तुम इस लड़की को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए। और हमें पता चलता है कि ये बंदा यानी कि इसका बॉयफ्रेंड लिटिल मेमी का वो फोटो अपने दोस्तों को दिखाने में लगा था और वो उसको गालियां देते हुए इससे कहने लगता है कि इस बिच को सिर्फ और सिर्फ यही पता है किस तरीके से पैसा खत्म किया जाता है और किस तरीके से एक्सपेंसिव चीजें खरीदी जाती है। आखिरकार मुझे इस लड़की को सपोर्ट करने के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन मैं उससे काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। ये बात सुनकर उसके साथ ही उससे कहने लगता है कि जैसा कि हमने ब्रदर लांग से उम्मीद की थी, अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो आखिरकार तुम थोड़े मजे क्यों नहीं करते। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है, उससे कहने लगता है उसको देखते हुए कि ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर कुछ तो मजे करने ही होंगे। और वो लड़की अकेले ड्रिंक करने में लगी होती है, वो भी काफी उदास। तभी वो बंदा उसके पास आता है और उससे कहने लगता है क्या तुम्हारे लिए अकेले पीना ड्रिंक करना काफी ज्यादा उदास नहीं होगा सिस्टर, तो आखिरकार तुम मुझे अकम्पनी क्यों नहीं करती, मेरे साथ क्यों नहीं ड्रिंक करती। यह बात सुनकर वो लड़की अपना पर्स उठाकर वहां से जाने लगती है और उन्हें इग्नोर कर देती है, लेकिन वो जबरदस्ती करके उसे हाथ पकड़ लेते हैं और बंदा उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है स्टाइल में, आखिरकार मैं कोई बुरा बंदा तो नहीं हूँ, हम एक दूसरे को वी चैट पर क्यों नहीं ऐड करते। लेकिन वो लड़की से दूर भगाते उससे कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आई थी, लेकिन वो बंदा तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं होता और अपने उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, उसको रोकते हैं, चारों तरफ से घेरते हैं, उससे कहने लगते हैं अब जबकि तुम यहाँ पर अकेली आ चुकी हो, अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो हमें कंप्लेन कर सकती हो। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाते उससे कहने लगते कि तुम सभी के सब लोग मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वो बंदा उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है, उससे कहने लगता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर अलोन अकेली आई हो बार में, तो तुम्हें इसके बारे में तो थोड़ा बहुत सोचना ही चाहिए। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक उड़ती उड़ती केक उस बंदे के मुंह पर जाकर लगती है, इससे कुछ आपको याद आया, और इसे किक मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मयून बाव होती है, जिसे देखकर सभी शौक हो जाते हैं और उनसे कहने लगती है कि तुम सभी के सभी लोग इस बार में बिल्कुल भी वेलकम नहीं हो, तुम पहले से फुर्सत में यहाँ से निकल लो, डिस्गस्टिंग। ये देखकर उस लड़के को काफी गुस्सा आ जाती है और कहने लगता है कि आखिरकार ये बिच कहाँ से आ गई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे ऐसी बात करने की। इस लड़की को मैं अभी सबक सिखाता हूँ और वो हमारे यून बाव पर अटैक करने के लिए चल पड़ता है, और लेकिन यून बाव फिर भी कोई भी रिएक्शन नहीं देती और अगले ही पल दिखाया जाता है कि उस बंदे का चेहरा पकड़कर कोई जमीन में ढेल देता है और उसका बॉडीगार्ड होता है कोई और नहीं।
और युनबा उससे क्या लगता है कि तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा कि तुम इस बात को हमेशा याद रखो कि ये पूरी की पूरी जगह मेरी है और तुम बेटर रहेगा कि तुम अपने तरीके से बिहेव करो सही तरीके से। और तीनों के तीनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं और पहली फुर्सत में लात मारकर वहां से भगा दिया जाता है। और तभी भी तीनों के तीनों गुस्से में बाहर पिट के बाहर आ जाते हैं। और तभी उसका बॉस उससे कहने लगता है कि वो बेवकूफ बीच कहें कि अगर उसके पास वो 2 बॉडीगार्ड नहीं होते तो मैं उसे पूरी तरीके से पीट देता। और जब वे बाहर जा रहे होते तभी उनके सामने एक और बंदा आकर उन्हें रोकता है और उससे कहने लगता है क्या तुम उन लोगों से बदला लेना चाहोगे। तभी अगले सीन में हमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि न्यूज पढ़ने के बाद गालियां दे रहा होता है। और ये न्यूज वही है मैरिज वाली, और चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार इन लोगों को इस न्यूज के बारे में कहाँ से पता चला। और काफी गुस्से में लग रहा है और अपने सेक्रेटरी से कहने लगता है क्या तुम मुझे अपना फोन लेकर दोगे, मेरा फोन ला कर दो। लेकिन उसका सेक्रेटरी बिल्कुल सुनता नहीं है। उससे पूछता है बॉस आपने अभी भी क्या कहा। तभी उसका बॉस चिल्लाता है, उससे क्या लगता है कि मैं तुमसे कहा कि तुम मेरा फोन लेकर आओ। लेकिन वो बंदा फिर से उससे पूछता है कि बॉस आपने क्या कहा। ये बात सुनकर उस बॉस की सड़क जाती है, उसकी कॉलर पकड़ उस पर चिल्लाता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ तुम मेरा फोन लेकर आओ, मेरा फोन मेरे पास लेकर आओ। तभी पीछे से एक बंदा आता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें बॉस मैं आपका फोन आपके पास लेकर आ चुका हूँ। और तभी इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये हैंडसम ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि मैं बटलर है ये भी जियाओ फेउ। और वो कहने लगता है कि आप ये बात भूल चुके हो बॉस कि जो शोन फेंगर है यानी कि इसका जो असिस्टेंट है उसके कान आपके द्वारा फोड़ दिए गए थे चिल्ला चिल्ला कर। और हमें पता चलता है कि ये बंदा यूनजोंग पुक्स का पहला बॉडीगार्ड है शोन फेंगर। और तभी वो बॉस अपना फोन को लेकर वहां से निकल पड़ता है अपने बटलर से और तभी किसी को कॉल करने लगता है। और हमें पता चलता है इस बंदे के बारे में, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि यूनजोंग बुक ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है जिसका नाम युन लीलोंग है। और हमें पता चलता है कि जो 6th सिस्टर है ना युन बाओ बाओ उसका ग्रैंड पा है और काफी तक गुस्से में लग रहा होता है जैसे कि अभी पीट देगा। और तभी वो कॉल करता है अपनी ग्रैंड डॉटर को और अगले ही पल जैसे उसकी ग्रैंड डॉटर कॉल उठाती है तो पूरी तरीके से बदल जाता है और कहने लगता है कि मेरी डार्लिंग ग्रैंड डॉटर तुम तो वाकई बहुत इनविजिबल हो लिटिल बाबा, आखिरकार तुम आजकल क्या कर रही है। ये बात सुनने के बाद वहाँ का बॉडीगार्ड से रिप्लाई देता है और उससे कहने लगता है कि ओल्ड मास्टर जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो लेडी है वो बिना अपना सेलफोन लिए यहाँ से निकल चुकी है पहली फुर्सत में। ये बात सुनकर ग्रैंडफादर को काफी गुस्सा आ जाती है और शॉक भी हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं तुमसे नहीं कहा था कि तुम बॉडीगार्ड की तरह उसके लिए काम करोगे। तभी उसके बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है कि आपने सही कहा ओल्ड मास्टर, लेकिन जो ओल्ड लेडी है उसको हमारे बारे में पता चल गया और वो जिसके कारण और भी तो इरिटेट हो गई है। और ये बात तो आपको ही पता होगी उसे मोनेटाइज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दूसरे की तरह उस पर नजर रखना। और उन्होंने हमें कुछ स्लीपिंग पिल्स देने के कारण हम लोग वहाँ पर बेहोश हो गए थे और उसके बाद वो निकल नहीं पाई फुर्सत में। ये बात सुनकर ग्रैंडफादर काफी तो गुस्सा आ जाती है, वो चिल्लाते कहने लगता है कि तुम तो बस यूजलेस हो और अब जल्दी से जाओ और मेरी ग्रैंड डॉटर को ढूंढ कर लाओ। और वो उस मोबाइल को जमीन पर दे मारता और कह रहा होता है कि मेरे पास मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ यही एक प्रीशियस ग्रैंड डॉटर है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दे सकता बुरा। और काफी उदास लग रहा होता है ये। और तभी अपनी डेस्क खोलता है और डेस्क में कई सारे इन्विटेशन पड़े हुए होते हैं और कह रहा होता है कि कई सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं ग्रैंड डॉटर। और वहाँ पर इन्विटेशन में लिखा हुआ होता है कि जो शादी करने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि मैं उसका जो पति है हस्बैंड है वो जुनबो है और ब्राइड युनबाओ है यानी कि पत्नी वाइफू। और कह रहा होता कि आखिरकार किसका इतना ज्यादा बड़ा मुंह आ गया है कि इसने इस दोनों की शादी के बारे में सभी लोगों को बता दिया है। तभी कहानी सेट होती है युनबाओ पर जहाँ पर वो अपने आप को ढककर वहां से जा रही होती है और कह रही होती है कि फाइनली मैंने उन लोगों से अपना पीछे छुड़ा लिया है। वह सभी के सभी लोग हमेशा मेरे पीछे चिपके चिपके फिरते रहते हैं, बहुत होगी नौटंकी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। और वह किसी जगह से गुजर रही होती है और जब इतना हो रहा होता है तो कोई पीछे से उसे बुलाता है और ये वही 3 नमूने होते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं क्या ये वही बार लेडी नहीं है जो कि अभी अभी हमें पीट कर आई थी, क्या जहाँ पर तुम अकेली वॉक करने में लगी हुई हो और तुम्हारे बॉडीगार्ड्स के बारे में क्या। ये बात सुनकर युनबाओ उससे कहने लगती है आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए स्कम्बक्स। तभी वो तीनों कहने लगता है कि तुम अपने शब्दों का ख्याल रखोगे, आखिरकार तुम हमसे क्या कह रही हो क्योंकि आखिरकार हम 3 लोग जो है। ये सुनने के बाद युनबाओ को गुस्सा आ जाती है और वो गुस्से में उससे अपना मुक्का दिखाते हैं, उससे कहने लगते है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और तीनों की तीनों वहीं पर फट जाती है देखकर, इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो घबराने लगते हैं और कपकपाते हैं, उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसा कि इसका और मुझे सप्रेस करने में लगा हुआ है। तभी बंदा कहने लगता है कि हमारे पीछे और भी कई सारे लोग हैं जो कि हमें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे बारे में क्या, हमें किस बात के लिए डरना चाहिए। तभी वो अपना चाकू निकाल लेता और उससे कहने लगता है कि तुम्हें बाकी में ऐसा लगता है कि तुम हमें हराने में कामयाब रहोगी, तुम्हारी किस्मत यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और वो हमारी युनबाओ पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। तभी युनबाओ पोजीशन पर आती है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो तीनों के तीनों मारने के लिए तैयार ही नहीं होते और वो तीनों के तीनों युनबाओ पर अटैक करने के लिए एक साथ कूद पड़ते हैं। तभी हमें पीछे से एक बंदे को कूदते हुए आते हुए दिखाया जाता है जो कि किसी हीरो की पोजीशन में होता है, एक चटाई बांध ली होती है, एक कपड़ा बांधे होता है गर्दन के पीठ के पीछे और एक डंडा लेकर उन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है वह बंदा और कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ। और वो बंदा हमारे युनबाओ को बचाने के लिए उन पर कूद पड़ता है और जब वो लकड़ी की डंडे उस बंदे के सर पर पटकता है तो उस बंदा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और दोनों को समझ नहीं आता कि चल रहा है ये सब। और युनबाओ उसको मन में देखते हुए मन में सोचते कहने लगते कि ये बंदा कौन है और वो दोनों उससे पूछ लगते कि अब तुम कौन आगे भाई नमूने यहाँ पर खेल खेलने के लिए। तो ये बंदा सीरियस होते उससे कहने लगता कि मैं एक हीरो हूँ। ये बात सुनकर वो हरने रासने लगते और वो हमारी युनबाओ से कहने लगता है कि हे लिटिल गर्ल तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ।
ये बात सुनकर युनबो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। और बंदा वापस से खड़ा होकर उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये बेवकूफ बंदा कहाँ से आया, और अपने चाकू से उस पर अटैक करता है और कहने लगता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तभी वो बंदा जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि पुलिसमैन, ये बंदा काफी ज्यादा बुरा बंदा है, ये हमें मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ये बंदा पुलिस का सायरन सुनता है तो उसकी फट जाती है, और तभी वो बंदा होता है जो हीरो होता है वो उस पर उंगली करने लगता है और बताने लगता है कि ये गुंडे लोग और कोई नहीं बल्कि मैं ये लोग ये और वो अपने मोबाइल बजाना चालू कर देता है। ये देखकर वो डर जाते हैं और तीनों के तीनों भागना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमने पुलिस वालों को कब बुलाया। तीसरे बंदे कहता है, दादा एक मिनट रुको बेहतर, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ। और वो दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर हमें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया होता तो शायद हमारी गैंग भी हमें नहीं बचा पाती। तुम बस हमारा इंतजार करो, हम तुम्हें अपना बदला लेने के तुम्हारे पास जरूर आएंगे। और वो तभी वो हीरो हमारी युनबाओ से कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये बेवकूफ लौट के नहीं आ रहे। और युनबाओ यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती और बाद में जाकर सोचती है और सुनती है और कहने लगती है कि तुम अपने जो मोबाइल की रिंगटोन है उसे बंद कर सकते हो। और वो बंदा अपना मोबाइल निकालने लगता है और अपने मोबाइल की रिंगटोन को वहीं पर बंद कर लेता है। और तभी युनबाओ उससे पूछ लगती है, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो बंदे तुम्हें मारने के लिए वापस से आएंगे। तभी बंदा युनबाओ से कहने लगता है, किसी ने मुझसे यह कहा था काफी समय पहले कि विजडम एंड करेज किसी भी परेशानी को तुम्हें दूर भगाने में कामयाब आती है और तुम अपनी किसी भी मुसीबत से गुजर सकते हो। तभी एक बंदा रोल्स रॉयस में बैठकर कोई कहने में लगा होता है कि मिस, आपको इस तरीके से हाइड एंड सीक खेलने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे जो आपके जो ओल्ड मास्टर है वो हमें इस बात के लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। और हमें पता चलता है कि ये युनबाओ होती है और उसके बॉडीगार्ड से ये कह रहे होते हैं और सारे के सारे बॉडीगार्ड्स और वह एक ही कार में घुस गए होते हैं। और उसका बॉडीगार्ड उससे कह रखता है कि मिस, अगर आप इस तरीके से यहाँ पर भाग जाओगी या कि फिर से जो ओल्ड मास्टर है वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। दूसरा बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है कि जी हाँ, बिल्कुल सही कहा इसने, आपकी जो अरेंज मैरिज है आपको उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। और इस बंदे ने सारी की सारी पोल खोल दी। ये देख सुनने के बाद सभी के सभी बॉडीगार्ड उस बंदे को घूरना चालू कर देते हैं। और जब ये बात युनबाओ को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि तुम किससे कह रहे हो मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए, और कौन कर रहा है ये। तभी युनबाओ कहने लगता है खत्म भाई, अब तो सब कुछ खत्म। अगले ही पल हमें युनबाओ ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कहीं पर तैर रहा है टैंक लगाकर ऑक्सीजन का। तभी कोई उसे बुलाने लगता है, बॉस बॉस कहकर होता है। वो सुनकर बाहर निकलता है और हमें पता चलता है कि ये तो उसका बटलर होता है जो कि उससे कहने में लगा होता है कि यंग लेडी फोन करने में लगी हुई है आपको, और लगता है कि काफी ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है। और तभी उसके ग्रैंडफादर बाहर निकलता है पोजीशन देते हुए और पता चलता है कि ये तो बाथटब में ऑक्सीजन लेकर नहाने में लगा हुआ था, कहीं डूब ना जाए। वाह। और तभी वो काफी खुश होते हैं उस फोन को लेता है और कहने लगता है कि मेरी डार्लिंग ग्रैंड डॉटर, तुम तो वाकई में इनविजिबल हो डायरेक्टर, ब्ला 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 ब्ला। और कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो आजकल। इसको बात सुनकर तो जो युनबाओ होती है वो काफी भड़क जाती है। उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या सोचने में लगे हुए हो, मैंने कब कहा, तुम आखिरकार मेरी शादी किससे करवाने के लिए बैठे हो। ये बात सुनकर वो घबराने लगता है उसके ग्रैंडफादर। उससे कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी युनबाओ चिल्लाती है, उससे कहने लगती है कि सभी के सभी लोग इस बारे में जानते हैं और ये न्यूज है वो ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आ चुकी है। आखिरकार तुम्हें पता भी है कि हम किस जमाने में रहने में लगे हुए हो, तुम अभी भी यहाँ पर अरेंज मैरिज क्यों कंडक्ट करने में लगे हो। ये बात सुनने के बाद उससे ग्रैंडफादर घबराता है और उससे कहने लगता है कि मैंने अब तुम्हारी शादी, तुम्हारी जो मैरिज है वो इस तरीके से नहीं कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हें किसी अच्छे बंदे के साथ शादी करवाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। और मैंने ये भी सुना है कि तुम दोनों काफी समय से एक ही घर में रहते हुए आ रहे हो। तो ग्रैंडपा इस बात को जानकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। तभी युनबाओ उससे कहने लगते हैं कि सरप्राइज घंटा। इस बात को जानने के बाद मुझे तो और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका है, क्योंकि आपने जिस लड़के को चुना है मैं उस जैसे बंदे के साथ कभी भी शादी नहीं करने वाली, खासकर उस जुनबो को तो बिल्कुल नहीं। और अब मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करने वाला, करने वाली। ये बात सुनकर उसका दद्दू काफी सरप्राइज होता है और रोते हुए अपनी बटलर के पास जाता है और उसको कहने लगता है कि मुझे अपनी ग्रैंडडॉटर के द्वारा अबंडन कर दिया जा चुका है, मुझे क्या करना चाहिए बटलर। और तुम्हें ये बताओ कि आखिरकार इस बात को लीक करने वाला कौन था, उस बंदे को जल्दी ढूंढो, मैं उस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस बंदे को मेरे पास लेकर आना, उस मास्टर को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, उसका सर को चल दूंगा मैं और उसे इतना पीटूंगा जब तक उसकी मदर भी ना पहचान पाए उसे। तभी कहानी कुछ दिनों पहले की जाती है जहाँ पर उसका ग्रैंडफादर हंसते हुए उससे कहने में लगा हुआ था कि तुम वाकई में सीरियस है इस बात को लेकर बटलर, जो बाबा हुआ है और वो बास्टर्ड वाकई में एक साथ रहने में लगे हुए हैं। तभी उसका बटलर कहने लगता है कि जी हाँ, वो एक ही विला में रह रहे हैं। उसका ग्रैंडफादर ये बात जानकर काफी खुश हो रहा था उस समय पर, कहने लगता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। और एक फोटो उठाकर कहने लगता है कि ओल्ड बास्टर्ड, तुम्हारा जो ग्रैंड सन है वो इतना बुरा भी नहीं था। और तभी अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए वेडिंग इनविटेशन तैयार करवाना चाहता हूँ और मेरी ग्रैंड डॉटर की वेडिंग काफी ज्यादा ग्रैंड होनी चाहिए। और चिल्लाता है अपने बॉडीगार्ड से कि तुम एक बात का ख्याल रखना, और सांस लेता है अंदर और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि इस बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन इतना ज्यादा चिल्लाने के कारण उसकी जो आवाज होती है वो बहुत दूर दूर तक पहुंच जाती है और हर मीडिया वाले, जानवर, जो नॉर्मल बंदे हैं, सभी लोग इस बारे में समझ जाते, सुन लेते हैं। और ये देखकर सोचकर बटलर मन में सोचता है क्या लगता है कि वो इस न्यूज को लीक करने वाला बंदा और कोई नहीं, मास्टर आप ही हो। दूसरी तरफ में कहीं और का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कोई कहना लगता है कि मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद हो, और कोई सफाई करने में लगा होता और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा एमसी होता जो ही कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आऊंगा, और गाना गाते गाते एंजॉय करने में लगा हुआ होता है। तभी सेकंड सिस्टर उसको देखकर कहने लगती है कि तुम वाकई में आज बहुत ज्यादा अच्छे मूड में लग रहे हो, और एमसी वाकई में काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। और खुश होते हुए उससे कहने लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ खुश वाली बात नहीं है, बल्कि मैं जो रिसेंटली में जो मेरी लिटिल मेई है वो मुझसे आजकल गुड मॉर्निंग और गुड नाइट हर दिन कहने में लगी हुई है,
और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं वीचैट के चैटिंग पर मुझे हार्ट्स भी भेजे उसने। और जब इस नजारे को लेकर वो खुश हो ही रहा होता है तभी अचानक से कोई दरवाजा खोलता है, खिड़की खोलता है और हमें पता चलता है ये तो युनबाओ होती है, जिसे देखकर हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि युनबाओ उसे जोर से चिल्लाने लगती है उसके ऊपर और गुस्से में वहां से जब जा रही होती है तो दोनों के दोनों सिस्टर्स देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है। समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे की परेशानी क्या है। एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम मुझसे पर गुस्सा क्यों हो, और उन दो लड़कियों को भी समझ नहीं आ रहा होता कर चल क्या रहा है। तभी सिस्टर बहन हमारे एमसी से पूछ लगती है कि हे जो जुनबाओ, अगर कर तुम ये बताओ जुनबो, क्या तुमने वाकई में इसको इससे ज्यादा गुस्सा दिलाया था कि वो तुम पर इससे ज्यादा गुस्सा होगा। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि मैं और उससे गुस्सा दिलाऊं, क्या मैं तो वाकई में इतना इरिटेटिंग हूँ। और वो तीनों के दोनों से घूरना चालू कर देती है। तभी हमारे एमसी कोई बुलाता और वे और कोई नहीं बल्कि मैं हमारी यही युनबाओ होती है और वो उस डॉक्यूमेंट को उसे देते हुए उससे कहने लगती है कि मैंने ऑलरेडी इसे साइन कर दिया है और मैं 2 दिन के बाद इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। और जोर से फेंक देती है उसके मुंह पर पेपर और गुस्से में माथे चली जाती है। और एमसी देखता है कि इसने तो वाकई में साइन कर दिए। तभी सेकंड सिस्टर उसे रोकती है और उससे कहने लगती है कि जरा 1 मिनट रुको बाबा, अगर तुमने ऐसा वाकई में किया तो ये बिल्कुल भी ठीक ही रहेगा। लेकिन ये बात सुनकर वो युनबाओ को और भी गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते उससे कहने लगती है कि ये बंदा कभी भी सच्चाई जानने के लायक भी नहीं है, कभी डिजर्व भी नहीं करता। और अगले ही सीन में हमें उस गुंडे को दिखाया जाता है जो कि किसी से पूछ रहा होता है कि तुम्हें पता, वो भी हकलाते हुए। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो पूछ किसी और से नहीं रहा होता बल्कि लिटिल मेई और उसका जो बॉयफ्रेंड है जिसने अभी अभी हमारी युनबाओ को पीटने की कोशिश की थी लेकिन पिट कर आ गया। तभी उसका साथी बॉस का चिल्लाता है उससे क्या लगता है कि हमारे बॉस ने तुम्हें परमिशन दे दिया बोलने, क्या तुम्हें समझ में आया तुम फिल्थी कपल। तभी उसका बॉस वापस से अपनी शिकार को उसके हाथों में बुझाने लगता है, वो भी गरम गरम जलती हुई। ये देखकर उस बंदे की ऐसी तैसी हो जाती है और उसके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी उसका बॉस उससे खखलाते हुए फिर से क्या लगता है कि तुम्हें पता कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों पकड़ा है। तभी मई उससे क्या लगता है कि हमें नहीं पता। तभी उसका बॉस उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिरकार हमने तुम्हें क्यों किडनैप किया है और मेरी बात ध्यान से सुनो। और वो दोनों के दोनों इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और अगले ही पता चलता है कि यहाँ पर वो अपनी बातों को भूल चुका होता है और वो अपने वर्कर से पूछ लगता है कि आखिरकार हमने इन दोनों को किडनैप क्यों किया है। तभी उसका साथी अपने दूसरे गार्डियन से कहने लगता है और कहने लगता है कि राइट गार्डियन, लगता है कि हमारे बॉस की याददाश्त फिर से जा चुकी है, लगता है कि बॉस के बदले में आपको बात करनी चाहिए। और वह राइट गार्डियन एग्री भी हो जाता है। तभी वो लिटिल मेई की गर्दन पर अपनी नाइफ को रखता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो लिटिल बॉयफ्रेंड है उसने मुझसे $2 लाख उधार लिए थे हमारे बॉस से, क्या तुम्हें इस बारे में पता है। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और मना कर देती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे कहने लगता है क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे पैसे तब चुका सकता हूँ जब मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लूंगा। ये बात सुनकर वो जो राइट गार्डियन होता है वो भड़क जाता है। उससे क्या लगता है कि अगर जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ पैसे के बारे में लेकर, तुम किससे बीच में कैसे बोल सकते हो, और जबकि तुमने हमसे इतना ज्यादा उधार लेकर रखा हुआ है तब भी तुम पीछे बोल रहे हो, क्या तुम चाहते कि मैं तुम्हारे हाथ पर तोड़कर यहाँ पर फेंक दूं। ये बात सुनकर वो बंदा अपने सर पटक पटक कर उसे माफी मांगता है। उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में ऐसा नहीं करना चाहता था और मैं फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, मेरे माउथ को तुम लोग कर्ज कर सकते हो। ये बात सुनकर वो मई उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने इस लोन शार्क से पैसे उधार क्यों लिए थे, क्या किसने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया था। ये बात सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उससे कहने लगता है कि मैंने ये सारा का सारा पैसा उधार लिया था तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम्हारे जो एक्सपेंसिव थे इतने ज्यादा बढ़ चुके थे वो दिन ब दिन कि मुझे उधार लेना पड़ा। ये बात सुनकर लिटिल मई काफी सरप्राइज होती है। उससे कहने लगती है कि मैंने वाकई में तो ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें खरीदी थी, क्या मैं वाकई में इस बात के लिए डिजर्व नहीं करती कि उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव ले सकूं। और वो दोनों को दोनों वहीं पर बहस करने लगते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड चिल्लाता है, उससे कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि तुमने हमसे कहा कि हम दोनों बिल्कुल भी अमीर नहीं है, तो आखिरकार अब यहाँ पर इतना ज्यादा फेक अमीरीपन दिखाने का क्या मतलब निकला। ये बात सुनकर लिटिल मई चिल्लाती है, उससे कहने लगती है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम तो यहाँ पर अच्छी तरीके से वॉचेस और क्लॉथ्स भी तो पहनना चाहते थे। ये बात सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि ये बात डिफरेंट है, मुझे अपनी इज्जत भी तो बचानी है दूसरों के सामने। ये बात सुनने के बाद वो लिटिल मई उससे कहने लगती है कि किस इज्जत की बात करने में लगी हुई हो, क्या सिर्फ तुम्हारी इज्जत है, मेरी इज्जत नहीं, तुम्हारी इज्जत। और जब वो इस तरीके से बहस कर रहे होते हैं तो उस बॉडीगार्ड की सटक जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम दोनों को दोनों यहीं पर अपना मुंह बंद करो, और अगर तुमने यहाँ पर और भी तक बकवास की तो मैं तुम्हारी गर्दन काट कर तुम्हारे कुत्तों को खिला दूंगा। और तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम मेरे पैसे कब देने वाले हो। तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी से जाकर इस लड़की से क्यों नहीं पूछते हो, इसने सारा का सारा पैसा अपने हैंडबैग्स में खर्च कर दिया है। ऑफ कोर्स ये बात है कि आखिरकार लिटिल मई को तो ये सब पे करना चाहिए था। ये बात सुनने के बाद लिटिल मई उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम एक मर्द भी हो या नहीं हो, आखिरकार मैं तो इधर पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। ये बात सुनकर वो बॉडीगार्ड अपने बॉस से पूछने लगता है कि इन दोनों के पास बिल्कुल ही पैसे मौजूद नहीं है, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। ये सुनकर बॉस उससे कहने लगता है कि वाकई में इनके पास पैसे नहीं हमें पे करने के लिए। तो वो एक बार फिर से गुस्से में खड़ा होता है, उससे कहने लगता है कि अगर तुम हमें पैसे पे नहीं कर सकते, और जिस तरीके से वो खड़ा हो रहा था ये देखकर उन दोनों की फट जाती है। तभी उसका बॉस उससे कहने लगता है कि उन्हें जाने दो फिर, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो। ये सुनकर उसका दूसरा गार्डियन उससे कहने लगता है कि अगर हम लोग गैंगस्टर है, इन्हें आसानी से नहीं जाने दे सकते। तभी उसका बॉस चिल्लाता है और कहने लगता है कि जी हाँ, हम लोग गैंगस्टर है, आफ्टर ऑल हम रूथलेस गैंगस्टर है। लेकिन एक बार फिर से इसकी बीमारी बाहर आ जाती है। तो उसका बॉडीगार्ड उससे क्या लगता है कि राइट गार्डियन, इसे लगता है कि इसकी बीमारी फिर से और भी ज्यादा बेकार हो चुकी है, आपको इस मैटर को खुद ही संभालना पड़ेगा, खुद इससे लेना होगा। तभी वो राइट गार्डियन उस बंदे की सर के बालों को पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें हमें सारे के सारे पैसे देने होंगे जो भी तुमने उधार लिए थे, वो भी 1 वीक के अंदर अंदर। अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले उस समय तो मैं तुम्हारी खोपड़ी से तुम्हारा दिमाग हटा दूंगा। तो ये तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम अपने सारे के सारे डेब्ट को पे कर दो। तभी कहानी शिफ्ट होती है एमसी के
बंगले की तरफ, जहाँ पर उस विला में उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका होता है, वो भी युनबाओ, जिसे देखकर वो सेलिब्रेट करने में लगा हुआ होता है, खुशी के मारे कतई पागल हो चुका है और कहने लगता है कि फाइनली मुझे इसका सिग्नेचर मिल चुका और मैं इस घर को हासिल करने के लिए एक कदम और नजदीक आ चुका हूँ और काफी खुश होता है बंदा। और तभी अपना मोबाइल को लेता है और कहने लगता है कि मैं तो ये बात भूल गया था कि ये न्यूज मुझे अपनी लिटिल मेई को भी तो बताना है। और अगले ही पल जैसे मोबाइल उठाते पता चलता है कि एक मैसेज लिटिल मेई की तरफ से आता है उसे, जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाता है, जहाँ पर लिखा होता है जिनको मुझे लगता है कि मैं तुमसे वाकई में प्यार करती हूँ, क्या हम लोग वाकई में मिल सकते हैं। ये बात सुनकर हमारे एमसी को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो अपने अपने आप को थप्पड़ मारकर कोशिश करने लगता है पता जगाने की और कहने लगता है चिल्लाते हुए कि आखिरकार ये किस तरीके की ट्रिक है। और तभी युनबाओ के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने कपड़े डिसाइड कर सॉरी गाइस युनबाओ यानी कि वो हमारी युन बाबा वो अपने कपड़े पैक करने में लगी होती है और काफी ज्यादा उदास भी दिख रही है। तभी सेकंड सिस्टर उसके पास आती है, उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे पूछ लगती है क्या तुम्हारी कोई परेशानी है सेकंड सिस्टर, आई मीन युनबा। तभी युनबा उससे कहने लगती है कि अच्छा तो तुम हो सेकंड सिस्टर। तभी सेकंड सिस्टर उससे पूछ लगती है कि आखिरकार तुम अचानक से इतनी ज्यादा शांत क्यों हो रही हो, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्यों उस पर जो साइन किया उसका मतलब क्या है। तभी युनबा अपने बैग को पैक कर लेती है और उससे कहने लगती है कि सिग्नेचर के बारे में पूछ रही हो। यहाँ पर जब उसे वो सिग्नेचर मिले थे तब उसने कहा था किसी ने कि तुम इस बात को ख्याल रखना कि तुम मेरे इस ग्रांड सन को 2 साल का ट्रायल जरूर देना। और ये कहने वाला उसका ग्रैंडफादर ही होता है। अगर तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि वो बंदा बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है और तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं खाता है तो तुम कभी भी इस पर साइन मत करना। और इसी तरीके से वो इस विला की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर सकता है, हासिल कर सकता है। और अगर ये 2 सालों तक टिक जाता है और रिक्वायरमेंट को मीट कहा जाता है तो तुम फिर भी उसके बाद भी उसे को साइन मत करना, क्योंकि उसी तरीके से ये बंदा मेरे द्वारा छोड़ी गई असली प्रॉपर्टी को हासिल कर सकता है। ये बात सुनकर जो याद दिलाकर सेकंड सिस्टर उससे कह रही होती है अगर तुमने इस पर साइन कर दिया है इसके लिए तो वो कभी भी जो असली वेल्थ है ना ग्रैंडपा की वो हासिल नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि हमें भी नहीं पता कि आखिरकार ग्रैंडफादर ने उसके लिए क्या छोड़ा है। तभी युनबा अपना सामान पैक कर वहां से चली जाती है और उससे कह रही होती है कि यही चीजें तो मुझे चाहिए थी और मुझे ये बात भी पता है कि जैसे बंदा कभी भी हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं खाएगा, ना ही हमारी रिक्वायरमेंट को मैच कर पाएगा। इसके लिए ये बिला वाकई में ऐसी चीज है जिसकी फ्री में मिला हुआ पाए जो कि आसमान से टपक कर मिल चुका है। ये बात सुनने के बाद सेकंड सिस्टर हंसती है और उससे कहने लगते हैं कि मुझे दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ये बंदा हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरा जरूर उतरेगा। और वो कतई बढ़िया स्टाइल में अपने बैग में पैक कर युनबा जब वहां से जा रही होती है तो बिग सिस्टर उसे देख लेती है और जो सिस्टर वैन है वो भी उसे देखती है और डॉग भी उसे जाते हुए देखने लगता है और सभी के सभी बॉडीगार्ड्स वहां पर आ जाते हैं उसे लेने के लिए और कहने लगते हैं गुड डे मिस। और तभी वो सामान अपने बॉडीगार्ड्स को पकड़ा देती है, जिसको देखकर उसका बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है क्या तुम वाकई में मास्टर को इस बारे में नहीं बताने वाली हो मिस। ये बात सुनकर वो काफी गुस्से में चिल्लाती है, उससे कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आने में लगा हुआ है तो मैं इस तरीके से मेरे सामने उसके बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है, क्या तुम वाकई में मेरे आयरन फिस्ट का मजा चखना चाहती हो। ये बात सुनकर उसका बॉडीगार्ड काफी तक घबरा जाता है और उसे माफी मांगने लगता है और वह सभी के सभी लोग उस कार में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उसका ड्राइवर उससे पूछता है कि मिस अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तभी उसकी मिस उसे बताने लगती है कि तुम मुझे कहीं पर लेकर जाओ इस जगह से छोड़कर और मुझे ग्रैंडफादर इतना ज्यादा दूर हो सके लेकर जाना। और वह बॉडीगार्ड मान जाता है और तभी फुल स्पीड में उसकी मर्सिडीज चलने लगती है, जो भी गाड़ी मुझे पता नहीं है। और तभी उसका बॉडीगार्ड उससे पूछता है मिस मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। रिसेंटली यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो कि हमें फॉलो करने में लगा हुआ है और जब मैंने इस तरीके से पता लगाया तो हमें पता चला कि ये जो बंदा है वो ग्रीन टाइगर गैंग का एक नया बंदा है और ये सारे के सारे बंदे न्यू भी हैं। लगता है कि ये यहाँ पर कुछ पंगे लेना चाहता है हमारे साथ, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। क्या आप चाहती हो कि मैं इस बंदे से निपट लूं। ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस बंदे की गैंग से जाकर मैं खुद निपटूं। यहाँ पर कुछ ऐसा सीन हो रखा है कि मुझे जहाँ पर एक्साइटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा अगर मैं इस गैंग से निपटूं तो खुद। तभी कहानी की वहां से टाइमलाइन शिफ्ट होती है, जहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग किसी को छेड़ रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें कोई दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैं लिटिल मेई होती है। यहाँ पर उससे बुराई करते हैं, उससे कह रहे होते हैं कि कोई तुम्हें ना पसंद करता है ना कोई तुमसे प्यार करता है। तभी उनकी गैंग में से एक लड़का पीछे देखकर चिल्लाने लगता है जरा उधर तो देखो, हमारी स्कूल की जो ब्यूटी क्वीन है वो यहाँ पर आ चुकी है। और सभी के सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और किसी कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं और कह रहा होता है कि हमारी इस स्कूल क्वीन ब्यूटी है ना, आई मीन स्कूल की जो ब्यूटी क्वीन है उसका टेम्परमेंट बाकी में बहुत आउटस्टैंडिंग है, कम से कम इस अगली लिटिल मेई से तो बेटर है। और यहाँ पर सभी के सभी लोग हमारी लिटिल मेई के यानी कि एमसी की लिटिल मेई का मजाक उड़ाने में लगे हुए थे और कहने लगता है कि इसके पास का तो एटमॉस्फेयर है वो बाकी में बहुत ज्यादा फिल्दी है और बहुत ज्यादा स्मेल मारता है। इसी तरीके से लिटिल मेई अपने मेकअप करवाने के लिए शॉप पर चली जाती है और उस शॉप पर इसका मेकअप करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है, जिस तरीके से वो पहली बार मिली थी उससे। जिसे देखकर वो एक्साइटमेंट में उससे कहने लगती है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और यहीं पर हमारे एमसी को उससे पहली नजर का प्यार हो गया था, जहाँ पर मैं उसे बताने लगती कि हम लोग सबसे पहले इस एडिक्टेड टेम्परमेंट के साथ मिले थे उधर। यहाँ पर वो उसे बाय बाय करते हुए चली जाती है। यहाँ पर हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इससे मुझे यहाँ पर फैमिलियर स्मेल आने में लगी हुई थी। यहाँ पर हमारा एमसी पोस्टर्स बांटने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है कि आपको जिम में इंटरेस्टिंग है या फिर आप स्विमिंग करना चाहोगे। लेकिन वो बंदा उसके चेहरे पर किक मारता और किक मारकर उसे दूर भगा देता है, जिससे कि हमारे एमसी के सभी प्लेयर्स वहां पर टपक जाते हैं। और हमारा एमसी उस बुड्ढे से कहने लगता है कि अगर तुम नहीं लेना चाहते हो तो तुम सीधे मना क्यों नहीं कर देते हो, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। तभी अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसको देखकर वो उस गली में जाने लगता है
जहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी को बुली करने में लगे हुए थे, और ये कोई और नहीं बल्कि मैं उस स्कूल की ब्यूटी क्वीन होती है जो कि किसी को बुली करते हुए उससे कह रही होती है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा जो नंबर 1 हैंडसम ब्रदर है उसे इस तरीके से सेड्यूस करने की। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैं लिटिल मेई होती है जो कि घबराई होती है और लिटिल मेई को इसके द्वारा बुली किया जा रहा है। और तभी ब्यूटी क्वीन उससे कहने लगती है कि मेरे नंबर 2, 3, 4 हैंडसम ब्रदर को सेड्यूस क्यों ऐसे किया तूने। इस लड़की को वाकई में ऐसा लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा करेजियस गर्ल है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में। इसने बस अपने फेस को थोड़ा सा चेंज कर लिया और हेयर स्टाइल बदल लिया। और तभी बाकी के साथियों से भी पूछने लगती है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ये करेजियस है, काफी ब्यूटीफुल। और वो तीनों के तीनों से घूरना चालू कर दे लगते हैं और शर्म के मारे उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है तीनों को। और कहने लगता है कि बात तो सही है, इसके चेंज होने के बाद से ये काफी ज्यादा बेटर लग रही है पहले के मुकाबले में। ये बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाती है और कहने लगता है कि अभी भी तुमने मेरे सामने क्या कहा, तुम्हें पता भी है कि मेरी ब्यूटी के साथ कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वो अपने ऑर्डर्स दे लगती है लड़कों को और कहने लगती है कि तुम जल्दी से जाओ और इसका चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ दो। ये देखकर वो काफी डर जाती है और वो तीनों के तीनों हमारे एमसी की लिटिल मी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। तभी एंट्री होती है किसी बंदे की, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है। और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें पता है तुम किसके इलाके में यहाँ पर शोर मचा रहे हो। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और तभी एमसी चिल्लाता है और कहने लगता है कि चलो देखने दो आखिरकार किसके स्कूल स्टूडेंट्स हो, तो कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स हो, आखिरकार तुमने मेरे इलाके में यहाँ पर शोर मचाने की हिम्मत भी कैसे की। और लिटिल में भी उसे देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है। तभी बंदा पूछ लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तभी हमारा एमसी उस ब्यूटी क्वीन के सर पर हाथ रखता है, उसके बालों को पकड़कर अपनी कैंची अपनी सिजर से उसे डराने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एक गैंगस्टर हूँ जो कि 3 साल से यहाँ पर काम करने 3 साल का था ना, तब से एक गैंगस्टर हूँ मैं यहाँ पर, तब से यहाँ पर राज करने में लगा हुआ हूँ। तुम्हें समझ में आया कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। ये बात सुनकर वो काफी देर रोने लगती है, चिल्लाते हुए कहने लगते कोई तो मेरी मदद करो, मेरे हैंडसम ब्रदर में से कोई तो मदद करो। और ये बात सुनकर वो तीनों के तीनों काफी देर भड़क जाते हैं और उससे कहने लगते कि तेरी हिम्मत कैसी है मेरी लिटिल सिस्टर पर इस तरीके से अटैक करने की, हम तुमसे बदला लेंगे। लेकिन हमारे एमसी का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा होता और अगले ही पल वो हमारे एमसी के तीनों तीनों झुककर माफी मांगते हैं और उससे कहने लगता है कि वी यानी कि हम सभी के सभी हैंडसम बॉयज है वो अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। हमारी जो मदर है वो अभी भी घर पर इंतजार कर रही है हमारे डिनर के लिए, तो हमें जहाँ से जाने दो। वो देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। तभी एमसी उसे डराता है और उससे क्या लगता है कि तो कैसा लगा कि तुम यहाँ से पहली फुर्सत में निकल, वरना तुम अगर मुझे गुस्सा दिला दे तो मैं पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और ये देखकर वो तीनों डर जाते हैं और उससे क्या लगता है कि हमें माफ कर दीजिएगा, हम लोग अभी यहाँ से निकल लेते पहली फुर्सत में। और जब सभी के सभी लोग वहां से चले जाते हैं तभी हमारा एमसी अपना हाथ बढ़ाता है लिटिल मेई की तरफ और तभी उसी तरीके से वो दोनों को दोनों हैमबर्गर खाते हैं एक साथ मिलकर, जहाँ पर वो कह रही होती है कि तुमने वाकई मेरी जान फिर से बचा। ये बात सुनकर एमसी पूछने लगता है फिर से तो क्या मतलब है तुम्हारा। और उस वक्त मेमी उससे कुछ भी नहीं कह पाती और उसे बताने लगती है कि मेरी अफेयरेंस के कारण सभी के सभी लोग मुझे ह्यूमिलेट करते हैं और मुझे बुली करने लगते हैं, लेकिन जब से मैंने इस अपीयरेंस को चेंज किया है तब से लोग मुझे डिफरेंटली ट्रीट करने लगे हैं। ऑफ कोर्स उस स्कूल ब्यूटी क्वीन को छोड़, वो तो मुझसे जलती है बस और कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब हुआ है तुम्हारे कारण, तुमने मेरा पूरी तरीके से लुक बदल दिया है जिससे कि मैं और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बन चुकी हूँ। ये बात सुनकर एमसी काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि इस दुनिया में कई सारी दुनिया में बहुत ज्यादा पुलिस है, अगर तुम्हें उनसे निपटना है तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि मैं उनसे ज्यादा टफ बनना होगा लाइफ में। ये बात सुनकर लिटिल मेई उससे पूछ लगती है तो क्या होगा अगर लोगों ने तुम्हें पीट दिया तो। मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही एज के हैं। तभी हमसे क्या लगता है कि ये काफी ज्यादा शर्म वाली बात होगी, लेकिन मैं कभी भी मुझसे ज्यादा बेटर फाइटर से नहीं मिलाऊंगा अभी तक। तभी मेमी उससे कहने लगती कि तुम जहाँ पर झूठ बोल रहे हो, मैंने सही कहा ना, तुम डींगे हाँकने में लगी हुई हो, अगर ऐसी बात होती तो तुम उनको क्यों नहीं पीटा। तभी एमसी कहने लगता है कि मैं उनकी लोगों की तरह बुली नहीं बनना चाहता। तभी लिटिल मेई की नजर किसी चीज पर जाती है और वो एक टेडी बियर होता है, इसको देखकर कहने लगती है कि वो काफी ज्यादा क्यूट है, मैंने हमेशा से इस बियर को हासिल करने के बारे में सपना देखा है और मैं इसे जब सोते हुए हक करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम चाहती हो तो तुम खरीद क्यों नहीं लेती। तभी लिटिल मेई उसे बताती है कि इसे खरीदने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी और जब से मैं बच्ची थी तब से मैं अपने फादर के साथ रहती आ रही हूँ, लेकिन वो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं कर सकते और अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं मुझे उनका घर छोड़े हुए। ये बात सुनकर एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और वो देखने लगता है किस तरीके से वो कितनी ज्यादा इमोशनल है और मन में सोचता है, कहने लगता है कि अब समझ में आया कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा डरावना है। और वो अपनी पॉकेट को चेक करता तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसे खरीद कर इसे दिला सके। और फाइनली हमें कहानी प्रेजेंट में आती जहाँ पर हमारा एम उसी टेडी बियर को खरीद लेता है स्कैन कर और शॉप से बाहर निकल पड़ता और लिटिल मेई का उस मैसेज को पाकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है और क्या लगता है कि फाइनली समय आ चुका और वो अपने प्यार का इजहार करने वाली है मुझ पर, चलो चलते हैं और इस विक्ट्री को मजे लेते हैं। तभी कहानी उस एम्प्टी रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर लिटिल मेई को बांध कर रखा गया है उसके बॉडीगार्ड्स के द्वारा, जहाँ पर वो काफी ज्यादा उदास हो रखी होती है और उससे कोई कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा और तुम जैसा कहोगी वो वैसा करेगा तुम्हारे लिए। और तभी थोड़ी देर बाद एंट्री होती है हमारे एमसी की, जहाँ पर वो पोज मारते हुए अंदर आता है और कहने लगता है कि शर्माते हुए कि आखिरकार तुम्हें इस तरह की सीक्रेट जगह कहाँ से पता चली हमारी डेट के लिए। और तभी वो टेडी बियर हमारी लिटिल मेई अपनी लिटिल मेई को देता है और उससे कहने लगता है तुम्हें पता है लिटिल मेई कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम इस चीज को काफी पसंद करती हो, तो मैंने काफी एफर्ट्स और काफी समय गुजारा है पैसे इकट्ठे करने के लिए ताकि मैं ये तुम्हारे लिए ला सकूं। लेकिन अचानक से लिटिल मेई रोते रोते उसके कंधा पकड़ती है और एमसी से कहने लगता है कि मेरी प्लीज मेरी मदद करो। और तभी वहां पर दरवाजा तोड़ते हुए कोई अंदर आता है और वो बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है वो गुंडा, और वो एमसी से पूछता है कि तुम यहाँ पर जो $2 लाख इन्होंने जो उधारी ली थी
वो क्या तुम चुका सकते हो? ये बात सुनकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हुए उससे कहने लगता है कि $2 लाख तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये बात सुनकर लिटिल मिक होते हुए चिल्लाते हुए हमारे एमसी से कहने लगती है कि हमने गलती से इस गैंगस्टर से $2 लाख ले लिए थे। क्या तुम्हारे पास बिलियन वाली कीमत वाली प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है? तुम्हारे पास लग्जरीज विलास है तो प्लीज मेरी मदद करो $2 लाख को चुकाने के लिए। तुम्हारे लिए तो ये सब छोटी मोटी बात होगी, और अगर तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब रहे तो मैं इस बंदे के साथ ब्रेकअप कर लूंगी और मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यहाँ पर इससे पता चलता है कि इसे बस पैसों की पड़ी है। और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है और बंदे को पता चलती है तो दोनों दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी हमारा एमसी थोड़ा बहुत सोचता है और कहने लगता है कि अगर मैं इसके 2 लाख डेप्थ पे कर देता हूँ तो जो लिटिल मी में ये उसका प्यार मुझे मिल जाएगा। पैसा होना वाकई में जिंदगी में कुछ भी करा सकता है, तुम जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। और ऐसा सोचने लगता है मन में, और सोचते सोचते उसके मुंह में से लार टपकने लगती है। तभी उसको जगाती है उसके सपनों से लिटिल मेई और उससे कहने लगती है कि जब तक तुम मेरी मदद करोगे इसके डेप्थ को पे करने में, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि तुम क्या इस बारे में जल्दी से भूल चुकी हो कि इस पैसे के कारण आखिरकार हमें किस ऐसे समय से गुजरना पड़ रहा है? ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगती है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने यहाँ पर इनसे उधार ले लिया था, और जो अभी भी तुमने मुझसे कहा था जिस तरीके से एक्टिंग की थी उससे मेरी आंखें खुल गई हैं। और तभी वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा फ्रेंड है कौन? तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ये $2 लाख है वो उसके लिए कोई छोटे मोटे नंबर है? ये बात सुनकर लिटिल मेई उससे कहने लगती है कि ये टोटली तुम्हारी तरह नहीं है ये बंदा, ये बात तो पक्की श्योर है। तभी वो एमसी से कहने लगते हैं क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर के द्वारा तुमने बहुत ज्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं किया और तुम तो इस विला में रहने भी लगे हो, तो तुम्हारे लिए $2 लाख कुछ भी नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ और तुम मेरी मदद जरूर करोगे। ये बात सुनकर वो शर्माने लगता है और उससे कहने लगता है कि इसका मतलब तुम्हें इसके बारे में पता चल गया। यहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मुझे फ्यूचर में कोई भी परेशानी पड़े तो तुम मेरे पास आ सकती हो, तो तुम इसमें मुझे इस परेशानी से निकलने में मेरी मदद करोगे। तभी एमसी उससे कहने लगता है लेकिन मेरे पास अभी इतने ज्यादा पैसे मौजूद नहीं है क्योंकि जो इनहेरिटेंस है वो अभी तक मैंने हासिल नहीं की है। ये बात सुनकर वो सफेद हो जाती है। तभी एमसी झुकता है और उससे डैडी पे उठाते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे तुमने कहा है मैं वैसा जरूर करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम्हारी क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। और वो टेडी बियर देते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे वादा किया था और मैं काफी तो मेहनत कर पैसे कमाऊं और एक ना एक दिन सारी की सारी डेब्ट चुका दूंगा। ये बात सुनकर वो अपना आगे हाथ बढ़ाती है और उसका नाम से बुलाती है और उसके टेडी बियर को पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी कहती नहीं है। हमारे एमसी को लगता है कि ये इसने प्रपोज को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन तभी हमें कुछ कहानी दिखाई जाती है पास्ट के बारे में, जहाँ पर उसकी उसी मोमेंट पर आती है जहाँ पर वो टेडी बियर को देख रही होती है। यहाँ पर हमारे एमसी ने उससे कहा था कि अगर फ्यूचर में तो तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें उस परेशानी को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात सुनकर लिटिल मी ने उससे कहा था ठीक है तुम इस बात को याद रखना, तुमने ऐसे खुद कहा है। और अगले ही पल उसके टेडी बियर को गिरते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि उस लिटिल मेई ने उस हमारे एमसी के द्वारा दिए गए टेडी बियर को जमीन पर फेंक दिया। और फेंकने के बाद कहने लगती है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तुमने तो मुझे कम्प्लीटली बेवकूफ बना दिया है उस रीतियान के द्वारा। तुम जैसे पहले हुआ करते थे वैसे ही अब भी, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं बदला है। अब तुम ही बताओ कि आखिरकार तुम जैसी प्रॉब्लम से निकलने में मेरी मदद कैसे कर सकते हो, तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? तुम बस एक नंबर के झूठे हो, बस एक झूठे। और वो हमारे एमसी की बेइज्जती करने लगती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उसके जो टेडी बेयर लाया गया है उस पर पैर रख देती है। तभी बॉडीगार्ड आता है, उसके पैर रखते उससे कहने लगता है कि तुम्हारा लिटिल ड्रामा यहाँ पर खत्म होता है। लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा जो 2 लाख का डेप्थ है उसे कोई भी पे नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है काफी ज्यादा। तभी बॉडीगार्ड उस पर अटैक करता है और उससे कहने लगता है कि अब मुझ पर ब्लेम मत करना कि मैं इतना रूथलेस हो रहा हूँ। जैसे बॉडीगार्ड लिटिल मी पर अटैक करता है तो हमारा एमसी उसे काफी ज्यादा सीरियस मोड में रोक लेता है और बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है कि तू ब्रेड कहेंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई दूसरे काम में ढका लड़ाने की। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुमने गलत बियर पर पैर रख दिया है, ये मेरा टॉय है, तुमने उस पर पैर रखने की हिम्मत कैसे दिखाई? ये देखकर वो बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है क्या तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा कि इस बीच ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जा चुका है? लेकिन हमारे एमसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहने लगता है कि तुम अपने पैर हटाओ इससे। बॉडीगार्ड कहता है तुम अपना हाथ हटाओ मुझसे। फिर से एमसी कहता है कि तुम अपना पैर हटाओ। बॉडीगार्ड कहता है अपना हाथ हटाओ, जिससे एमसी की सड़क जाती है और वो उसके पैर पर एक जोरदार किक मारता है और उससे कहने लगता है कि तेरी जात का पैदा मारू, तेरी हिम्मत कैसे हुई पैर रखने की उस पर? और बंदा उसके टेडी बियर को भी दूर फेंक देता है और हंसने लगता है, जिसको देखकर एमसी की सड़क जाती है। तो एक झटके में उसे एक धोबी पचाट देने लगता है हमारा एमसी और जमीन पर उठाकर फेंक देता है, जिसको देखकर वह दोनों के दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और वो गुंडा उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से हिट करने की? और वो अपने सभी के सभी साथियों को बुला लेता है और उससे कहने लगता है कि अब तो यहाँ पर तुम्हें मेडिकल बिल्स को पे करना होगा। और उसके सभी के सभी साथी भी अंदर आ जाते हैं, जिसको देखकर लिटिल मी उससे कहने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है ये सब। तभी वो गुंडा हंसता है और उससे कहने लगता है कि तुमने अभी अभी मुझे हिट किया है और मुझे काफी ज्यादा चोट लगी हुई है, इसके बदले में तुम्हें $2 लाख देने होंगे मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। ये बात सुनकर लिटिल मी उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बस हमें बुली करने में लगे हो। और तभी बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरा पे तो करना पड़ेगा, तुम्हें मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि तुम यहाँ पर, हमें पता है कि तुम्हें पता भी है कि हमारा दिल कितना ज्यादा मासूम है, तुम यहाँ पर हमें इस तरीके से बुली करने में लगे हुए हो और तुम कह रहे हो कि हम लोग क्या करने में लगे हुए हैं। तुम्हें बस ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि मैं जो 2 लाख है
$2 लाख वो तुम्हें पे करने हैं। वो कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है तुम्हारे लिए। और अगर तुम डायरेक्टली मुझे पे नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें दूसरों के बाथरूम में जाकर उनकी पीठ को रब करना है, वो भी 5 सालों के लिए। उसके बाद तुम पे कर लोगे। ये बात सुनकर हमारा एमसी उसके चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे कारण वो बंदा गुंडा दूर जाकर गिरने लगता है, वो भी प्योर धमाके के साथ। ये बात सुनने के बाद एमसी उसे पीटते हुए अपनी टाई को उतारता है और उससे गुस्से में कहने लगता है कि तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें 1 लाख की टॉम गिफ्ट में दे दूं तो। ये देखते हुए उस गुंडे के सभी साथी उस पर हिट करने लगते हैं और कहने लगते हैं तेरी हिम्मत कैसी है हमारे बॉस पर अटैक करने की, हमारे ब्रदर पर। और सभी के सब लोग एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। इसको देखकर लिटिल में रोना चालू कर देती है और हमारे एमसी को इस वक्त काफी गुस्सा आ रखा होता है और वह सभी के सभी लोगों को गुंडों को पीटना चालू कर देता है एक एक कर और सभी के मुंह से खून निकलने लगता है, किसी के दांत टूट जाते हैं। जिसे देखकर लिटिल में और उसका बॉयफ्रेंड काफी सरप्राइज हो जाते हैं और काफी सीरियस मोड में आ जाता है एमसी। और अगले पल दिखाया जाता है कि अकेले बंदे ने सभी के सभी गुंडों की बैंड बजा दी। उन सभी को पीटने के बाद वो अपने उस टेडी बियर के पास जाने लगता है और उसे उठाकर काफी सीरियस हो जाता है। लिटिल में उसे देखने लगती है और उसे देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा जब भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी मेरी। ऐसा एमसी ने उससे तब कहा था, तब के बारे में सोच रही होती है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और लिटिल में जब हमारे एमसी को इतना उदास होते हुए देखती है तो वो बिल्कुल भी काफी ज्यादा सीरियस मोड में आ जाती है। लेकिन इसका जो बिहेवियर वो कभी बदलने नहीं वाला, क्योंकि ये पैसों की लालची है। तभी जो बंदा उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो एमसी की तरफ आता है, उससे क्या लगता है कि ब्रदर तुम तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी क्यों नहीं पीते। तभी हमारा एमसी पानी पीता है और उससे क्या लगता है कि हमने इस गैंगस्टर से निपट लिया है, वो जल्दी यहाँ से जाग जाएंगे तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए पहली फुर्सत में। ये जगह वाकई में बहुत ज्यादा बेकार है, बहुत ज्यादा क्रीपी है। तो ये बंदा काफी ज्यादा मक्खन लगाता है हमारे एमसी को और कहने लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, तुम अभी कुछ बात करने में लगे हो तो कि तुम्हारे पास किस तरह की इनहेरिटेंस वगैरह है, क्या तुम उस जुनफैंग ग्रुप के इनहेरिटेंस के बारे में बात करने में लगे हो। ये बात सुनकर लिटिल में काफी सरप्राइज होती है। और ये बंदा कहने लगता है कि अगर मैं ये बात गलत नहीं कह रहा हूँ तो तुम जरूरी वो जुनफैंग ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन के ग्रैंडसन हो। और एमसी भी इस बात से एग्री हो जाता है। ये बात सुनने के बाद वापस से एक बार फिर से लिटिल में एक्साइटमेंट से भर जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में उस बंदे के ग्रैंडसन हो जो उसका पोटेंशियल प्रेसिडेंट हुआ करता था। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि वो जो सारी प्रॉपर्टी है वो मेरे ग्रैंडफादर की है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं मेरा। ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफी खुश होता है, उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में जुनगुओ की ग्रैंडसन हो और कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें बचाने के लिए। कैसा लगा कि अगर मैं तुम्हें एक ट्रीट दूं, हम लोग वापस में बात कर सकते हैं। तभी एमसी कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ मैं इसमें, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तभी वो बंदा मुस्कुराता है, उससे क्या लगता है कि ये चीज तुम पर नहीं है डिसाइड करने के लिए। तभी एमसी किसी चीज को महसूस करता है और काफी शौक होने लगता है और अगले ही पल दिखाया जाता है कि उसे चक्कर आने लगते हैं, उसका सर दुखने लगता है और याद करने लगता है कि वो और क्या लगता है कि अगर तुमने मुझे क्या पिला दी। जिसे देखकर लिटिल में सरप्राइज होती है, उससे क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है और उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा खुश होने लगता है और बेहोश हो जाता है वो हमारा एमसी। ये देखकर लिटिल में पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने इसके साथ क्या कर दिया है और तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तभी उसका बॉयफ्रेंड से क्या लगता है बेवकूफ कहीं की, तुम्हें पता भी है कि आखिरकार इस बंदे की कीमत कितनी। मुझे लगता है ग्रीन टाइगर गैंग को मुझे ग्रांड गिफ्ट प्रोवाइड करवा देना चाहिए और इसकी जो कीमत है वो $2 लाख से ज्यादा होने वाली है। तभी कहानी का सीन शिफ्ट होता है गुंडे पर जिसकी मार पिटाकर उसे बेहोश कर दिया जा चुका होता है। यहाँ पर हमारे लिए जुनबाओ का जो बॉडीगार्ड है वो कह रहा होता है कि इस बंदे ने कुछ भी रिवील नहीं किया और जुनबाओ वहाँ पर सब कुछ देखने में लगी होती है और वह सभी के सभी लोग ग्रैंड टाइगर के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसका बॉडीगार्ड उससे पूछ रहा होता है क्या वाकई में आप अंदर अकेला जाना चाहोगी बॉस। ये बात सुनकर उसकी बॉस जाने की युनबाओ काफी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगती है कि तुम मुझे रोकना चाहते हो या फिर कुछ ऐसा ही। ये देखकर उसकी फट जाती है और मना करने लगता है और कहने लगता है कि बस मुझे इस बात का डर है कि तुम कुछ ज्यादा ही रूथलेस तरीके से व्यवहार करोगे और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ धीरे धीरे करके हमारे एमसी को होश आता है और वह अपने आप को एक कमरे में बंधा हुआ पाता है और उसके पास कई सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। जैसे देखकर आसपास देखते कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है ये सब। तभी उस ग्रीन टाइगर गैंग का जो बॉस है वो उसे बुलाता है और कहने लगता है क्या तुम्हें पता कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर कहीं पर बॉस वगैरह गुंडे वगैरह। और वो हकलाते बोलने की कोशिश तो करता है लेकिन कभी बोल नहीं पाता पूरे शब्द को और अचानक से कुछ और बोल पड़ता है। तभी उसका बॉडीगार्ड उसके पास आता है, उसे याद दिलाता है, उससे क्या लगता है कि बॉस क्या आप यह कहना चाहते हो कि ये बंदा एक MIT प्रेसिडेंट है। तभी वो बॉडीगार्ड उसकी बातों को इग्नोर करता है बॉस की और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके से यहाँ पर आने की और तुम अचानक से इतना ज्यादा माइटी प्रेसिडेंट की जो अंडरवर्ल्ड के जो बॉस है उनकी ग्रैंड डॉटर से शादी करने के बारे में सोच रहे हो। आखिर तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। लेकिन जब हमारा एमसी जी सुनता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और कहने लगता है कि किस अंडरवर्ल्ड की बॉस की डॉटर से शादी करने के बारे में बात कर रहे हो। तभी वो गुंडा उसे न्यूज़पेपर दिखाता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत हो गई है और ये सारी की सारी जो न्यूज है वो ऑलरेडी पेपर में आ चुकी है, क्योंकि जो यूनजोंग बुक्स की ऑर्गेनाइजेशन है और जो जुनफैंग ग्रुप है उन्होंने अपनी मैरिज के बारे में अनाउंस कर दिया है और वो लोग कॉपरेट करने वाले, क्योंकि जो यूनजोंग बुक है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और जहाँ पर आज जितनी भी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी सभी जियोपार्डी में चली जाएंगी। ये तो वाकई में कितना ज्यादा एरोगेंट एक्ट है, तुमने वाकई में हमारे ग्रीन टाइगर गैंग को कम्प्लीटली अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और तभी उसका बॉस खड़ा होता है और उससे लगता है कि जी हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तो हम हमें कम्प्लीटली अंडर एस्टिमेट करने में लगे हो। लेकिन वो सिर्फ शब्द को पूरा कह नहीं पाता, अंडर 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 करके चल रुक जाता है बीच में और क्या पड़ता है अंडरस्टूड, मैं समझ गया। तभी उसका बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है कि बॉस आपको कहना बंद कर देना चाहिए।
तभी एमसी तो पूरी तरह से कंफ्यूज होते हुए पूछने लगता है कि आखिरकार इससे मेरा क्या लेने देना। तभी बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अभी भी बेवकूफ बनने की एक्टिंग करने में लगे हुए हो। यहाँ पर सभी पूरी पूरी कंट्री में सभी लोग जानते हैं कि तुम जिनफंग ग्रुप के बेटे युनजोंग बुक्स के जो मिस है ना उसके साथ शादी करने वाले हो। लेकिन हमारे एमसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो युनजोंग बुक्स है उसकी जो मिस है वो कौन है। तभी कोई चिल्लाता है और एमसी से कहने लगता है कि तुम इस तरीके से प्रिटेंड करना बंद करो। और वो लिटिल मेई होती है जो कि काफी सीरियस होते चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम उसके साथ कितने समय से रहते आ रहे हो और तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुम मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो, लेकिन वो सभी सब झूठ था और कुछ भी नहीं। इस लड़की को अभी भी अकल नहीं आई है, वो अभी भी हमारे एमसी को दोष दे रही है और कह रही होती है एक्टिंग करते हुए रोते हुए कि तुम वाकई में एक नंबर के झूठे हो। लेकिन हमारा एमसी को अभी भी कुछ भी नहीं पता रहता और कहने लगता है कि मैं तुमसे सच में कह रहा हूँ, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी लिटिल में चिल्लाती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर उस जुनबाओ के साथ शादी करने वाले हो, तो आखिरकार तुम मेरे पास क्यों आए, मुझे इस तरीके से टीज क्यों कर रहे हो। लेकिन जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो काफी शौक होता है और कहने लगता है कि जुन बाबा उससे शादी करना, भाई साहब ये क्या है। और तभी उसे याद आता है और समझ में आता है किस तरीके से उसे पीटती है और पता चलता है उसे फाइनली कि आखिरकार जो युन बाबा वो और कोई नहीं बल्कि मैं युनजोंग बुक्स की ग्रैंड डॉटर की उसके प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जो यंग और उसकी जो ओल्ड जनरेशन है दोनों के दोनों इतने ज्यादा रूथलेस और वायलेंट क्यों है। और जब इसकी इतनी ज्यादा बात सुनती तो वो हंसने लगती है और हंसते हंसते उससे कहने लगता है कि इस समय पर तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक करने में लगे हुए हो, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं उस युन बाबा के साथ शादी करूंगा, आखिरकार उस जैसी वायलेंट लड़की गैंगस्टर के साथ में शादी क्यों करने लगा। और हंसते हंसते अचानक से उसकी दिमाग की बत्ती जलती है, गुंडों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा। तभी उड़ता उड़ता एक पत्थर हमारे एमसी के सर पर पड़ता है ना, तो जिसको देखकर वो इधर उधर देखने लगता है किसने मारा मुझे। और वो बॉस से कहने लगता है कि खैर वो सब छोड़ो, ये बस एक गलतफहमी थी गलतफहमी, क्योंकि जो इस तरीके की लड़की होती है वो दूसरों को सिर्फ पीटना जानती है और इस दुनिया में कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो उसे पसंद करेगा। तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक वो एक अच्छी लड़की बन जाए और मुझसे भीखी मांगे तब भी मैं उससे उसका मास्टर को और वो मुझे मास्टर भी कहकर बुलाएगी तब भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर उड़ते हुए आता है। पहले तो छोटा लगा था लेकिन इस बार तो बिल्कुल बहुत बड़ा पत्थर आता है सीधी जगह लगता है उसके सर पर और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो गुंडे और सभी के सब लोग शॉक हो जाते हैं और ये देखकर कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। आप उसका बॉस कहता है कि बाहर क्या चलने में लगा, देख के आओ जल्दी। और पीछे से हमें किसी को दिखाया जाता है और वो बंदा कहने लगता है ये कुछ भी नहीं हुआ, उसका साथी आता और कह रहा होता कि मैं यहाँ पर सिर्फ बर्ड्स को शूट करने में लगा हुआ था और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो युनबा होती है वो चाकू से उस बंदे को धमका कर बैठी हुई होती है और कह रही होती है अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो ये चाकू है ना तो कहाँ कहाँ घुसेगा याद रखना। तभी हमारा एमसी चिल्लाता है और उससे क्या लगता है क्या तुम्हें कोई बड़े की तरह दिख रहा हूँ मैं, तुम सभी के सभी एक नंबर के पथेटे हो। आखिरकार तुम इस तरह की गॉसिप पर कैसे भरोसा कर सकते हो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्या तुमने किसी दूसरे बंदे को गलत बंदे को पकड़ लिया। ये बात सुनने के बाद उसका गुंडा उसकी गर्दन पर चाकू रखता है और उससे कहने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम मेरी बात ध्यान सुनो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिर तुम उसके साथ शादी करते हो, ये बात सच है या नहीं है या फिर तुम प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन अब तुम हमारे हाथों में फंस चुके हो तो तुम्हें सारे के सारे पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे। तभी उसका बॉस उससे कहने लगता है कि हम यहाँ पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल गैंग है और गैंग का एक ग्रुप, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम हमारा मजाक उड़ा सकते हो, क्योंकि जो जुनफेंग ग्रुप्स के जो डॉटेड ग्रैंडसन है उससे हम पैसे जरूर निकलवा लेंगे। लेकिन ये बात सुनकर हमारे एमसी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी बंदा हमारे एमसी के पास आता है, उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहूंगा, तुम जल्दी से अपने फैमिली को कॉल करो और वहां से 10 मिलियन डॉलर्स की डिमांड करो। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। इससे उस गुंडे को गुस्सा आ जाती है और वो हमारे एमसी का सर पटक कर जमीन पर दे मारता है और उससे कहने लगता है कि इस तरीके से बकवास करना बंद करो, तुम जल्दी से अपनी फैमिली को कॉल कर रहे हो या नहीं कर रहे। तभी हमारा एमसी चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरी कोई भी फैमिली नहीं है। ये बात सुनकर वो हमारा एमसी को पूरी तरीके से पीटना चालू कर देता है। लिटिल मी जब इसे देखते तो काफी सरप्राइज हो जाती है और वो गुंडा हमारे एमसी को गंदे से चेहरे पर मारते हुए उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे है, मेरी सुनाई नहीं दे रही तेरी बात, अगर मेरी बात सुनाई दे रही है तो जल्दी से कॉल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और वो अपने मुंह को छुपा लेती है और हमारे एमसी को बचाने की भी कोशिश नहीं करती। इससे पता चलता है कि ये बस एक एक्टिंग है, एक्टिंग मोड। आज से ये 100% साबित हो चुका है कि इसके साथ हमारे एमसी का कुछ नहीं होने वाला। और इतनी गंदी तरीके से मार खाते होते जहाँ तक कि वो गुंडों को भी शर्म आ जाती है। तभी एमसी रोते रोते चिल्लाता और क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला। ये बात सुनकर सब सन्नाटे से भर जाते हैं। तभी एमसी अपनी कहानी के बारे में सभी को बताता है। क्या लगता है कि जब मैं छोटा हुआ करता था तब मेरी फैमिली के द्वारा मुझे अबंडन कर दिया गया था और मैं यहाँ पर किसी से मदद के लिए नहीं मांग सकता भी, और मैं हमेशा से ही ऐसा रहा हूँ, कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया, किसी ने मेरी परवाह नहीं की, चाहे मैं जिंदा हूँ चाहे मरूँ, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। और मेरे ग्रैंड फादर ने भी मुझे तब ढूंढा जब वो मरने वाले थे ऑलमोस्ट, और मुझे बताया कि मैं बहुत ज्यादा अमीर, वो बंदा काफी ज्यादा अमीर है, मेरे ग्रैंडफादर। और जिस इनहेरिटेंस के बारे में तुम बात कर रहे हो वो सभी के सभी इनहेरिटेंस मुझ पर बिलोंग नहीं करती है। और सारी की सारी बात तो कोई बाप भी सुनने में लगी है। तभी हमें एमसी हंसता है और उससे कहने लगता है तो मैं तुमसे पहले ही बता दिया है कि तुमने गलत बंदे को पकड़ रखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो ये बात जब सारा का सारी बातें जब किसी गुंडा सुनता है तो वो हमारे एमसी को वहीं पर छोड़ देता है और कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है तुम मुझे ये कह रहे हो कि यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी ऐसा वैल्यूएबल चीज नहीं है जो तुम हमें दे सको। और गुंडे को इतना ज्यादा सीरियस देखने के बाद वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो गुंडा उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर मर सकते हो। तभी यहाँ पर लिटिल मी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो आगे बढ़ते उसे रोकती है, उससे कहने लगती है कि हमारे पास कुछ है ऐसा, और सलाह देने लगती है कि अगर वाकई में जो हमारा एमसी है यानी कि जुनबो वाकई में उस लड़की से युनबाओ से पसंद नहीं करता है, ना ही वो उससे शादी करने वाला है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं और युनबाओ को यहाँ पर बुलाएं, तुम उसके बाद उसे कैप्चर कर सकते हो।
तुम लोगों तो वैसे भी पैसे से मतलब है, तो तुम जाकर उन अमीर लोगों से क्यों नहीं मांगते वो पैसे? और भले ही तुम इस बंदे को यहाँ पर मार देते हो तो तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलने वाले, तो आखिरकार तुम इसे एक मौका क्यों नहीं देते? तुम इस गैंगस्टर की ग्रांड को यहाँ पर बुला सकते हो। ये बात सुनकर एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर लिटिल में उससे कहने में लगी हुई थी, तुम्हें बस कुछ नहीं करना बल्कि मैं उस गर्ल के ग्रैंडफादर से पूछना है कुछ पैसों के लिए। तुम कैसा लगा ऐसे बात? ये बात सुनकर उसका बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है कि ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा है और वो लगता है, लेकिन जब भी मैं उसको फॉलो करता हूँ उस लड़की को, तो उसके पास हमेशा कई सारे बॉडीगार्ड्स रहते हैं, हम उस वक्त एक्शन नहीं ले सकते। और हंसते हुए अपना मोबाइल हमारे एमसी को देते हुए उससे कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा आसान है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि मैं उस लड़की को यहाँ पर लेकर आना। एक बार वो लड़की हमारे हाथों में फंस जाएगी तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे और तुम्हारी जो 2 लाख की डेप्थ है वो भी क्लियर हो जाएगी, वो भी एक ही बार में। तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी तो बढ़िया डील है तुम्हारे लिए? ये बात सुनने के बाद एमसी काफी तक सोचते हुए कहने लगता है कि 2 लाख की जो डेप्थ है वो वाकई में क्लियर हो जाएगी, वो भी एक बार में। और वो मेरी से पूछने लगता है, लिटिल मेई से, क्या अगर ऐसा होता है क्या तुम मेरे साथ रहोगी फिर? और ये जो लड़की है वो तुरंत मान भी जाती है और खुश होते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे पता है, आखिरकार तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो कि मुझे पसंद करता है और मुझसे हमेशा सच कहा है और तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते आ रहे हो अभी तक। तभी एमसी हंसता है, उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात, तो जितनी देर से मैं बाहर खाने में लगा हुआ था उसकी वर्थ, उसकी कीमत तो निकल ही आएगी। तभी गुंडा कहने लगता है जल्दी से उसको कॉल करके यहाँ पर बुला, और युनबाओ सारी की सारी घटना को सुनना ही होती है। तभी एमसी कहने लगता है कि मैं समझ चुका हूँ, मुझे बस कुछ इतना करना है कि युनबाओ को यहाँ पर लेकर आना है। और वो इसकी ये बात सुनते हुए मुस्कुराने लगती है और सोचने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा एक नंबर का नालायक है, किसी काम का नहीं है, इसने वाकई में मुझे फंसाने के लिए भी रेडी हो गया। लेकिन तभी अचानक से हमारा एमसी उससे बोल पड़ता है उस गुंडे से, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा इस बात के लिए, लेकिन मैं उस युनबाओ लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता। और ये बात सुनकर वो युनबाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, उसकी पूरी पूरी दुनिया हिल जाती है। अभी सोचने में लगी हुई थी कि ये बंदा मुझे फंसा देगा, लेकिन यहाँ पर तो बात, पूरी सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। और एमसी उससे कह रहा होता है कि ये नाम तो मैं पहली बार सुना हूं अपनी लाइफ में। ये बात सुनकर उस गुंडे की भड़क जाती है और वो हमारे एमसी को मारना चालू करता है। उससे कहने लगता है कि अभी भी तुमने कहा था कि तुम उस बंदी को बस जानते हो और तुम्हारे लिए वर्थ था इतनी ज्यादा मार खाने के बाद। तभी एमसी कहने लगता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता और मुझे माफ कर देना लिटिल मी, लेकिन लगता है कि हम फ्यूचर में हैप्पीली नहीं रह सकते आज से। और यहाँ पर वो अपना मन बना लिया है कि वो अब कभी भी लिटिल मे के साथ नहीं रहेगा और वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेगा। तभी वो बंदा उसे फोटो दिखाता है और उससे कहने लगता है कि ये लड़की युनबाओ नहीं है और तुम कह रहे हो कि तुम इस बंदे को बिल्कुल भी जानते नहीं हो। तभी एमसी कहने लगता है कि यो ब्रो, तुम झूठ बोलने में लगे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, आखिरकार मैं उस युनबाओ को बिल्कुल भी नहीं जानता सच में। इस बात को सुनने के बाद उन गुंडों को काफी तो गुस्सा आ जाता है और उससे कहने लगते हैं कि आगे यहाँ पर तुम हमारा मजाक बनाने की कोशिश करने में लगे हुए, लगता है कि हमने तुम्हें कम पीटा है, लगता है कि तुम्हें और ज्यादा पीटना होगा सच सच बताने के लिए। ये बात सुनकर लिटिल में बीच में आते और उससे कहने लगते कि जिन्बो, आखिरकार तुम उसके क्यों बचाने में लगे हुए हो? तभी जिन्बो कहने लगता है कि मैं तुम्हें सच कहने में लगा हूँ, मैं पहली बार इस बंदे का नाम सुनना। तभी लिटिल में उसका फोन मांगती है उन गुंडों से और कहने लगती है कि मुझे उसका फोन दो, अभी मैं उसको बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे इस बंदे के पास मोबाइल के पासवर्ड के बारे में पता है, मुझे ढूंढने दो इसके मोबाइल में। और तभी वो हमारे एमसी का मोबाइल ले लेती है और कहने लगती है कि मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम वाकई में उस तरीके की लड़की को प्रोटेक्ट करोगे। और जो जियाओ मेई होती है वो बिना किसी परेशानी के उसके पासवर्ड का पता लगा लेती है, उसका पासवर्ड होता है जियाओ मेई और वो खोल भी लेती है उसके पासवर्ड को। और तभी उसकी कॉन्टेक्ट्स को सर्च करने लगती है और कहने लगती है कि चलो देखने दो आखिरकार यहाँ पर है कि यहाँ पर युनबाओ है या फिर नहीं है। तभी एमसी चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें सच सच बताऊं, मैं तुम्हें सच सच बताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस दुनिया में कई सारे रास्ते हैं, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को एरोगेंट लाइफ की तरह जीते हो, जो नाइफ ऑफ इतनी ज्यादा शार्प नहीं है, लेकिन हॉर्स काफी ज्यादा कमजोर है। मैं कम्पीट नहीं कर सकता उसके लिए, और मैं इस बात के लिए ज्यादा इस बात को बड़ा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस चीज को ज्यादा बड़ा इवेंट बनाया जाए और ज्यादा इंपॉर्टेंट रखें इस चीज को। लेकिन लगता है कि अब समय आ चुका है, तुम लोगों ने मुझे वाकई में फोर्स कर दिया है, अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा सच्चाई बाहर निकालने के अलावा। तुमने बिल्कुल सही कहा, जो भी न्यूज तुमने पढ़ी है अभी तक, जो भी तुमने पता लगाया है वो सच है। और एकदम सीरियस मोड में आने के बाद कहने लगता है कि युनबाओ और मैं वाकई में मैरिड हैं, शादी कर चुके हैं। ये बात सुनने के बाद जो युनबाओ इसकी सारी की सारी बातें सुनने में लगी हुई होती है, वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में काफी डेविल रूप लेकर कहने लगती है कि तुम तो बेटे गए, आज तुम्हारी यहाँ पर अर्थी उठेगी। ये सुनने के बाद वो लिटिल में काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी हमारा एमसी उधर उधर देख और एक फटके में खड़ा हो जाता है और उन सभी को चिल्लाते हुए उससे क्या लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम आखिरकार सबसे ज्यादा माइटीएस्ट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के ग्रांड सन इन लॉ के साथ क्या करने में लगे हुए हो? मैं तुम सभी को ये बात बता देना चाहता हूँ कि तुम सभी के सभी यूजलेस कम, तुमने वाकई में अपनी जिंदगी में स्टडी नहीं किया है हार्ड तरीके से, और अब काफी ज्यादा यंग, जब से तुम जवान थे तब से हार्ड वर्क भी नहीं किया, और इतना ज्यादा बड़े होने के बाद भी तुम कुछ गैंगस्टर बन चुके हो। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी में इतने लोग रहते हैं वो इतने सक्सेसफुल है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युनजोंग बुक के ऑफेंड करने की? तुम्हें पता भी है कि आखिरकार हमने तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने ज्यादा स्पाइस को छुपा कर रखा हुआ है, जासूसों को? ये बात सुनने के बाद वो सभी के सभी लोग डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और यहाँ पर एक एम्बुश है। तो मैं बोल रहा हूँ तुमसे, यहाँ पर कुछ भी स्टूपिड चीज काम करने के बारे में मत सोचना, अगर मुझे एक भी चोट लगी तो तुम अपनी जिंदगी को खो दोगे। तभी ग्रीन टाइगर गैंग का जो बॉस होता है वो उसको देखकर कहने लगता है कि मुझे ये कुछ जाना पहचाना से क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ एमसी अपना लेक्चर सभी को सुनाने लगता है और कहने लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर युनजोंग बुक चिल्लाया तो यहाँ पर कई सारे ब्रदर्स हमें बचाने के लिए आ जाएंगे और तुम्हारी पूरी की पूरी गैंग को उधर उधर उथल पुथल कर देंगे। ये बात सुनने के बाद बंदा कहने लगता है कि तुम हमसे झूठ बोलने में लगे हो, आखिरकार अगर ऐसी बात होती तो हम तक चिल्ला क्यों नहीं देते?
तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हारा जो लीडर है वो ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। क्या तुम्हें समझ में आता है ये बात? तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे पास तो दिमाग भी ना है समझने के लिए। हमारे जो बॉस है वो चाहते थे कि तुम्हारे पास इस तरीके से एम्बिशियस ड्रीम्स हो, और वो चाहता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन और भी ज्यादा बढ़े और उसके बाद तुम एक बड़ी फैमिली को ज्वाइन कर लो जो कि यूनजोंग ग्रुप है, आई मीन यूनजोंग बुक। और उन सभी के लिए किसी एंजल की तरह दिख रहा होता है और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम सभी को टेस्ट करने के लिए। और ये सुनने के बाद वो सभी के सभी लोग शॉक होते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि उसके बॉस के दिमाग के पूरे फ्यूज उड़ जाते हैं और कह रहा होता है कि मुझे ये बंदा कुछ जाना पहचाना लग रहा है लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा। और उसका जो बॉडीगार्ड है उसके दिमाग को शांत कराने की कोशिश करता है। तभी एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस हूँ, ये सभी के सभी बेवकूफ है, मैंने इनको इतनी ज्यादा अपने जाल में फंसा लिया है और मैं इसी तरीके से अपनी बकवास करता रहा तो मैं उनके बीच में जरूर आग लगा दूं और बिना किसी परेशानी के डेंजर से बाहर निकल जाएंगे। तभी वहाँ पर लिटिल में आती है एमसी की तरफ और उससे कहने लगती है कि तुमने कहा कि तुम ऑलरेडी शादी कर चुके हो, और मोबाइल दिखाते हुए कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुमने जो यून बाओ है उसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स और उसके जो नंबर सेव किया है उसके नाम को तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों रखा है कि तुम्हें उस वायलेंट टायरेंट से दूर रहना चाहिए। और जब ये बात सभी को पता चलती है तो सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और खासकर हमारा एमसी, उसकी सारी की सारी पोल खोल चुकी है ये लिटिल में ने उसके हमारे एमसी को एक बार फिर से फंसा दिया। और लिटिल में भी इतने पे नहीं रुकती और उससे कहने लगती है यहाँ तक कि तुम दोनों के बीच में जो सेल्फी फोटोज है वो भी तुम्हारे मोबाइल में मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि एक टेक्स्ट मैसेज भी नहीं। जिन वो मैं सही कह रही हूँ ना, तुम अभी भी मुझे ही पसंद करते हो, मैंने सही कहा, वरना आखिरकार तुम मेरे लिए बियर क्यों खरीद कर लेकर आते जो कि मुझे मेरे बचपन में चाहिए था, तो मैंने तुम्हें बताया भी था। ये बात सुनने के बाद वो बॉडीगार्ड चिल्लाता है, उससे कहने लगता है कि तुम ये बात बिल्कुल सही है, क्या तुमने ये गर्ल्स को पसंद करने के लिए नहीं आए थे और तुम यहाँ पर कंफेस करने के लिए भी तो आए थे, और क्या तुम बाकी में हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं उससे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस एक वर्ड चिल्लाने की जरूरत है, वो भी यूनजोंग बुक। वहाँ इतना चिल्लाने के बाद बहुत ज्यादा आर्मी यहाँ पर आ जाएगी तुम सभी को निपटाने के लिए। ये बात सुनने के बाद अचानक से उसका बॉस खड़ा होता है उस गैंग का और अपने सर को पटकते हुए उसे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे अभी याद आया, तुम तो वही फ्रॉड स्टार हो ना। तभी एमसी मना करने लगता है, नहीं मैं वो नहीं। और तभी वो गुंडा हमारे एमसी के पैरों में जोर से किक मारता है और उस बंदे को नीचे गिरा देता है और उसके सर को पकड़कर जमीन पर दबाने लगता है जोर से। और तभी बॉस का गैंग लीडर खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका, तुम वही बंदे। और कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर किस तरीके से रीति हन और इस बंदे ने मिलकर उस बंदे को बेवकूफ बनाया था और वो बताने लगता है कि तुम वही फ्रॉड स्टार जो कि ओरियल ग्रुप के नाम से जाना जाया करता था और उसने मुझे बिटर मेलन जूस पिलाया था भर भर के उस ड्रिंकिंग कंपटीशन में। और दूसरे समय पर जहाँ पर तुमने कई सारे एक्स्ट्रास को बुला लिया था और जे गैंग के मास्टर बनने की एक्टिंग करने में लगे थे, और उस समय पर हमारी जो ग्रीन टाइगर गैंग थी वो तुम्हारे द्वारा कई बार ट्रिक कर दी जा चुकी थी। ये बात सुनकर एमसी भी सोचने लगता है अपने पुराने बारों में और कहने लगता है, अच्छा तो तुम वो फैटी बंदे हो। ये बात सुनने के बाद उसका बॉस चिल्लाता है, उससे कहने लगता है कि नहीं बे, उसके साइड में जो बंदा दिख रहा है ना, बिना वो पतला पतला सा कमजोर सा, वो बंदा मैं था और मुझे लीडर बनने के लिए मैंने बहुत सारा खाया और काफी ज्यादा फैट बन गया और टकलाई बनना पड़ा मुझे, और इस बार तुम मुझे ट्रिक करने के बारे में बिल्कुल भी सोचना मत। और मैं सच सच बताऊं तो तुम अभी तक यूनजोंग बुक है ना उसके साथ कभी मिले भी नहीं और तुम्हें तो पता भी नहीं कि आखिरकार वो इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो एक यूनिक टूल का इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों को बुलाने के लिए। और आजकल कौन चिल्लाकर अपने लोगों को बुलाने के बारे में सोचता है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। ये बात सुनने के बाद उसका बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो बॉस। तभी उसका बॉस अपने साथी को पीटता है और उससे कहने लगता है कि बहुत हो गई तुम्हारी फ्लर्ट, मुझे पता है कि आखिरकार तुमने कितना ज्यादा पैसे को ट्रिक किया है मुझसे जब मैं बीमार था। और एक और बात सच, ये जो बच्चा है उस मैन की ग्रैंड डॉटर का फोन नंबर इसके अंदर मौजूद है इसके मोबाइल के, और फटाफट से उस गर्ल को यहाँ पर बुलाओ, उस लिटिल गर्ल को, वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे, वो भी हॉरिबली। तभी लिटिल में हमारे एमसी को समझाते और उससे कहने लगते हैं कि अगर हम उसे यहाँ पर बुला भी लेते हैं तो हमारी जो डेप्थ है $2 लाख की वो भी क्लियर हो जाएगी। ये बात सुनकर वो बॉस मान जाता है। तभी वो गुंडा वापस से हमारे एमसी का सर पकड़ता है और उससे क्या लगता है कि हमारे बॉस तुम्हें यहाँ पर दया दिखाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, क्या तुम्हारे पास अभी भी चूज करने में इतनी दिक्कत आ रही है? तुम जल्दी से उस लड़की को यहाँ पर बुला और तुम्हारे पास मौका होगा यहाँ से जाने के लिए, वरना। तभी एमसी उससे कहने लगता है, अगर मैंने यहाँ से जोर से चिल्लाया यूनजोंग बुक तो वो सभी के सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी बैंड बजाने के लिए आ जाएंगे आफ्टर मैं ग्रांड सन इन हूँ यूनजोंग बुक का। लेकिन ये बात सुनने के बाद वो गुंडा उसे पीटना चालू कर देता है। ये देखकर लिटिल में काफी सफरात हो जाती है और चिल्लाते हुए वो कहने लगता है वो गुंडा हमारे एमसी से कि तुम इस सारी की सारी घटना इसलिए कर रहे हो वो उस वुमन के लिए जैसे तुम नफरत करते हो, उसे बुलाने में भी तुम इतने कष्ट पड़ रहे हो जैसे तुम नफरत करते हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार मैं उसे नफरत करता हूँ या नहीं कर सकता, और भले ही मैं किसी से नफरत करता भी लेकिन मैं उस बंदे को कभी भी चोट नहीं पहुंचाने वाला। ये बात सुनने के बाद उस गुंडे की और सड़क जाती है और वो हमारे एमसी को जोड़ते पीटने चालू करने लगता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अभी भी उसके ग्रांड सन इन लॉ बनने की एक्टिंग करने में लगे हुए हो, तुमने हमें इतना बेवकूफ समझ रखा है, तुमने अभी हमसे नहीं कहा था कि अगर तुम एक वर्ड कहोगे और सभी के सभी लोग वहां पर आ जाएंगे तुम्हें बचाने के लिए, अब चिल्लाकर दिखाओ चिल्लाकर दिखाओ। तभी हमारा एमसी उसे चिल्लाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो बंदा उसे पीटता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी आर्मी कहाँ पर है। तभी हमारा एमसी फाइनली यूनजोंग बुक बोल देता है और उसके बाद वो बंदा वहीं पर उसे पीटना रुक जाता है और उसके बाद इधर उधर देखने लगता है। तभी एक उड़ता हुआ सीधे आकर उसके बॉस के चेहरे पर लगता है और वहां पर कई सारे लोग आ जाते हैं और चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है।
ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अगले ही पल दिखाया जाता है कि जहाँ पर हमारी युन बाओ है वो यहाँ पर आ चुकी है अपने सभी के सभी लोगों के साथ। और वो बंदा इन सभी को देखने के बाद उन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊं। और यहाँ पर हमारी जो युनबो है वो भी कुछ नहीं कर रही होती और तभी वो अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देने लगती है उसे पीटने के लिए। और उसका बॉडीगार्ड एक ही झटके में उस गुंडे की बैंड बजा देता है और एक ही किक में दीवार में छत पे घुस जाता है और वो बंदा उसकी बैंड बज जाती है और सभी के सभी गुंडों को पकड़ लिया जाता है। और तभी युनबाओ उधर देखती है तो उसके बॉस की हालत खराब हो चुकी होती है और उस बंदे को भी पकड़ लिया जा चुका है। जहाँ पर वो युनबाओ के पास जाती है उससे कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें बचाने के लिए। और वो उसे मक्खन लगाती है और कहने लगती है कि तुम्हें एक्चुअली बताऊं तो मैंने जुनबो से धोखा देने के लिए तुम्हें नहीं कहा था, मुझे पता था कि तुम उसे बचने जरूर आओगी। तभी जुनबा उसका मुंह बंद करने के लिए कहने लगती है और कहने लगती है क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर बोलने की परमिशन दी। और वो इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ जाती है। तभी हमारे एमसी को वहां पर दिखाया जाता है, यहाँ पर उसकी हालत खराब हो चुकी है। तभी उसकी बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है मिस इस बंदे ने आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी, कैसा लगा कि अगर हम इस बंदे से यहीं पर निपट लेते। तभी युनबाओ हमारे एमसी को घूरने लगती है और कुछ सोचने लगती है लेकिन कुछ कहती नहीं है और उस मूवमेंट के बारे में याद करने लगती है जहाँ पर एमसी ने कहा था कि अगर मैं किसी से नफरत भी करता हूँ तो मैं उस बंदी को कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, ना ही हर्ट करूंगा। और ये सोचने के बाद वो हमारे एमसी को रिलीज करवा देती है। ये बात सुनकर वो जो बॉडीगार्ड है वो सरप्राइज होता है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तो वाकई में बच गया। और उसका बॉडीगार्ड दूसरी बॉडीगार्ड से कहने लगता है कि जब भी हमारी मेस है वो अपनी मैरिज के बारे में मजाक करने के बारे में किसी से सुनती है तो वो बंदा कभी भी जिंदा नहीं छूटता। दूसरा बंदा कहता है जहाँ ये बात तो सच, लेकिन आज पूरी तरीके से हमारी जो मेस है पूरी तरीके से डिफरेंट है। ये बात सुनकर युनबाओ उसकी तरफ जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर क्या बकवास करने में लगे हो, जल्दी से जाओ और जो इन सभी लोगों को यहाँ पर निपटा दो, पूरी पूरी टाइगर गैंग को। और वो मान जाते हैं। और उस दिन ग्रीन टाइगर गैंग का आखिरी दिन था। यहाँ पर उसका बॉस पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है और वहां पर युनबाओ की सभी के सभी जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उसको पकड़कर ले जा रहे होते हैं। और यहाँ पर उसका बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि हमारे बॉस वापस से बेवकूफ बन गए और कह रहा होता है चिल्लाते हो कि आखिरकार तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। तभी युनबाओ हमारे एमसी से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम घर पर वापस जा रहे हो या क्या करना चाहते हो। तभी एमसी कहता है हाँ मैं घर पर वापस जा रहा हूँ। तभी युनबाओ कहने लगती है कि तुम्हें इतनी गंदी तरीके से यहाँ पर पीट दिया जा चुका था। और जब इनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी पीछे से लिटिल मई उसके टेडी बियर को उठाती है और हमारे युनबाओ को बुलाकर उसके पास आ जाती है। ये देखने के बाद युनबाओ समझ जाती है ये फिर से एक्टिंग मोड हो चुका है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिटिल मई वापस से शर्माने लगती है, उसके पास आकर क्यूट बनने की एक्टिंग करने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। तुमने मुझसे मेरे बचपन में कहा था कि तुम हमेशा मुझे साइलेंटली प्रोटेक्ट करोगे मेरे पीछे पीछे, और तुम मुझे प्रोटेक्ट भी करते हुए आ रहे हो। और जब हम पहली बार मिले थे तुम हमेशा तब से मेरे साथ हो और तुमने कब से मेरा साथ नहीं छोड़ा। और सिर्फ तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो कि वह जानता है कि आखिरकार मैं किस चीज को पसंद करती हूँ और तुम भी मुझे अच्छी तरीके से प्यार करते हो और तुम जानते हो कि आखिरकार मुझे क्या चीज चाहिए। और एक्टिंग करते हुए रोते रोते उससे कह रही होती है कि और सिर्फ तुम ही जो कि मेरी मदद करने के लिए कभी भी हेजिटेट नहीं करोगे। मैंने तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को कभी भी कंफर्म नहीं किया था इस समय तक, जब मुझे तब मेरे आंखों के सामने तुम पहली बार डेंजर में फंसे। और उस समय पर मुझे पता चला कि आखिरकार मैं तुम्हारे बारे में कितनी चिंता करती हूँ और अब मुझे पता चला कि आखिर मैं तुम्हारे बारे में कितनी ज्यादा केयर करती हूँ। और वो उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं कभी भी इस बार रिग्रेट नहीं करूंगा और ना ही मैं दूसरे लोगों के प्यार को एक्सेप्ट करूंगी। और वो उस टेडी बियर को हमारे एमसी को देती है और उससे कहने लगती है कि जुनबो हम अब आज से साथ रह सकते हैं। और इसी के साथ है कि जोरदार बिजली भी कड़कती है, लेकिन हमारा एमसी वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और ये युनबाओ जब ये सब देख रही होती है तो वो काफी ज्यादा निराशाजनक से बाहर निकलती है और उन दोनों की बातों को सुनने करने के लिए वहीं पर छोड़ देती। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं ऑलरेडी मैरिड हो चुका हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। ये बात सुनकर वो काफी सरप्राइज हो जाती है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं युनजोंग बुक्स का ग्रैंडसन ले हूँ, तो ये बात तुम्हें कभी भी याद नहीं है। और ये जो बियर मैं तुम्हारे इसलिए लेकर आया था ताकि मैं तुम्हें फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर इसे दे सकूं तुम्हारे एक फ्रेंड होने के नाते। अब मुझे यहाँ पर अब मेरे ग्रैंडपा के द्वारा जो कंपनी छोड़ी गई है, बिजनेस छोड़ा गया है, उन्हें ऑपरेट भी तो करना है और मेरे पास इतना सा समय नहीं बचेगा तुमसे मिलने के लिए और इतना ज्यादा केयर फ्री नहीं होऊंगा। और काफी ज्यादा निराशाजनक नजरों के साथ क्या लगता है कि फ्यूचर में यहाँ पर कोई भी जुनबो नहीं होगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो तुम इस बियर को ऐसा समझो जैसे कि मैंने तुम्हें ये पार्टिंग गिफ्ट दिया है और तुम्हारा फॉर्मर जुनबो होने के नाते मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। इसी के साथ वो रोना चालू कर देती है और उसका बियर भी उसके हाथों से छूट जाता है। और यहाँ पर फाइनली इन दोनों को ब्रेकअप हो जाता है और दोनों को हमारे एमसी को फाइनली समझ में आ चुका है कि इसके साथ रहने से कोई भी फायदा नहीं है, मतलब फायदा के नहीं कोई मतलब ही नहीं है, कि तुम्हें आबाद में छोड़ के भी चली जा सकती है, ऐसी है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है उस रोल्स रॉयस और वो किसी और की नहीं बल्कि में हमारी युनबो की होती है, जो कि उससे कह रही होती है क्या तुम उस लड़की को अभी तक पसंद नहीं करते हुए आ रहे थे और तुम उसका तो पीछा करने में लगे होते, तो आखिरकार तुमने उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्या तुम वाकई में उससे और ज्यादा प्यार नहीं कर सकते? अब तुम कह रहे हो कि तुमने नई लड़की को पसंद करोगे, पुरानी को भूल जाओगे और तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा असली प्यार मिल चुका है धोखा पाने के बाद। तभी एमसी कहने लगता है कि ऑफकोर्स ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारा एमसी रोने में लगा हुआ होता है और कहने लगता है कि मैं तो बस उससे गुड बाय कहना चाहता था अपने ओल्ड मी को, जो मैं पुराना था, और मैं कभी भी अपने दिल को किसी को भी नहीं देने वाला जैसे कि मैंने अभी किया था। आज के बाद कभी भी किसी से भी प्यार नहीं करने वाला और माफी मांगने लगता है उससे और उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने वाकई में तुम्हारा मजाक उड़ाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तभी युनबो टिश्यू पेपर लेती और युनबो को देते हुए उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी उसका ड्राइवर हमारी युनबो से कहने लगता है कि तुम वाकई में मिस्टर जुनबो को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करने में लगी हुई हो। ये बात सुनकर युनबो भड़क जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम अपने मुंह बंद करो और ड्राइविंग पे ध्यान। और तभी वहां पर हमें हमारे एमसी की विला का सीन दिखाया जाता है। ये इसका एक लोगो है भाई, इसको देखकर ही पहचान जाता हूँ मैं कि भाई ये लोग इसके विला पर पहुंच चुके हैं। और वो कमरे के अंदर घर के अंदर एंट्री लेता है काफी उदास में
और तभी कोई उससे कहने लगता है कि तुम्हें वहां पर अभी भी घर का रास्ता पता हुआ है कि कब वापस आते, जिससे पहले कि तुम घर पर अगर बाहर जा रहे हो तो तुम्हें पता रहना चाहिए, घर की सफाई तुम्हें कर देनी चाहिए। यहाँ पर बिग सिस्टर उससे कह रही होती है। तभी उसकी बिग सिस्टर हमारे एमसी के चेहरे को देखते तो पता चलता है कि उसका चेहरे को पूरी तरीके से बैंड बजी रखी है और क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हें चोट क्यों लगी है। ये देखकर सेकंड सिस्टर काफी शौक होती है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार किसे चोट लग गई। तभी एमसी उससे माफी मांगता है और उससे क्या लगता है कि ये सब मेरी गलती थी, तुम्हें पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए, वो भी बिग सिस्टर से। बिग सिस्टर को ये जब पता चलता है तो वो काफी शौक होती है। यहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने लगता था, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर प्रिटेंड करने में लगी हुई थी मेरी गर्लफ्रेंड बनने का, ताकि मेरा ही फायदा हो उससे, और मेरी अच्छे के लिए ऐसा कर रही थी। ये बात सुनकर बिग सिस्टर उससे कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जल्दी से जाओ और फ्लोर को साफ करो। और बिना दिक्कत के एमसी मान भी जाता है उसे साफ करने के लिए। और बिग सिस्टर को ये बात पता चलती है तो काफी शौक होती है, शर्माते हुए उससे कह रही होती है कि क्या ये बंदा मान भी गया फ्लोर को साफ करने के लिए। तभी उससे कहने लगती है कि तुम थोड़ा आराम करो, अगर तुम्हारे पास जो चोट लगी हुई है तुम उसका ख्याल नहीं रखते हो तो आखिरकार तुम एक अच्छी नैनी का काम कैसे करोगे। और इस वक्त हमें पता चलता है यहाँ पर बिग सिस्टर यहाँ पर शर्माने में लगी हुई है बहुत ज्यादा। तभी युनबा उसको बुलाती है और उससे कहने लगती है कि जुनबो, जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हें साइन कर दिया था तुम मुझे वापस, मैं उस पर एक और जगह अच्छी तरीके से साइन करना भूल गई। तभी एमसी कहने लगता है कि ठीक है अभी लेकर आता हूँ। और वो बेवकूफ मासूम बनकर लेके भी आता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम किस जगह पर साइन करना भूल गई थी। और बेवकूफ की तरह जो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद हमारी जो युनबो होती है उस कॉन्ट्रैक्ट के चीतरे चीतरे उड़ा देती है और वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बचता उसके बाद। ये देखकर एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हुई हो और तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर क्यों फाड़ दिया है। तभी युनबो उससे कहने लगती है, तुमने अभी भी यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाया तो इसलिए मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए रिग्रेट हुआ, पछतावा हुआ और मैंने इसे फाड़ दिया। ये बात सुनने के बाद एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से बदला कैसे ले सकती है मुझसे, तुमने तो मेरा बेवकूफ बना दिया। तभी सेकंड सिस्टर उससे कहने लगती है, सब देखते हुए मुझे पता था, मैं बिल्कुल सही थी उस समय जो मैं तुमसे कहा था। दूसरी तरफ एमसी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी उदास हो रहा होता, जहाँ पर सेकंड सिस्टर उससे कहने में लगी हुई थी कि ये बंदे पर हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, हम लोग अपनी उम्मीदों को इस पर थोप सकते हैं और ये हमारी उम्मीदों पर जरूर मतलब खरा उतरेगा हमारी उम्मीदों पर। और इसी के साथ इसी धमाकेदार इवेंट के साथ मैं इस सीरीज के इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, पसंद भी नहीं आई हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैं से मुझे ही लगता है कि मुझे आगे भी एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। आप लोग डायरेक्टली से रीड कर सकते हो कमेंट में जाकर, क्योंकि मुझे इस सीरीज पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं मिल रहा है इतना, और ज्यादातर लोग मना कर रहे हैं भाई साहब, चैनल को देखकर लगता नहीं है कोई भी इसको पसंद कर रहा है, तो हम लोग इसको दूसरा देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। खैर वो तो पता चल जाएगा कल तक, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने बैठूंगा, अगर तब तक इस पर रिएक्शन आता तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नया चालू कर लेंगे। तो गाइस कमेंट में जरूर बताना कि अगर आप लोग कोई सजेस्ट करना चाहते हो जो आपको ज्यादा पसंद हो, और हम लोग उस पर डिसाइड करेंगे कि हम उसे क्या करना है उसका, वरना मैं अपना रैंडमली चालू कर लूंगा। आप लोग बताना मुझे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट, और अपना ख्याल रखिएगा गाइस।